बाहरी संप्रदाय के कुछ शिष्य, जिनके हाथ पैर गायब थे, उदास चेहरों के साथ नाव पर चढ़े। चलते हुए वे हर कदम पर 3 बार पीछे मुड़कर देखते थे, सांची संप्रदाय की दिशा में अनिच्छा से नजर डालते हुए। मार्शल आर्ट्स की यात्रा बहुत क्रूर होती है, खासकर संप्रदाय के शिष्यों के बीच की लड़ाई, जो विशेष रूप से भयंकर होती है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप बाहर हो जाएंगे। जो शिष्य बाहर हो जाते हैं, उन्हें हर महीने के अंत में उनकी मूल जगह पर वापस भेज दिया जाता है। रुकना झिझकना बंद करो, जल्दी करो। हालांकि आप बाहर हो गए हैं, कम से कम आप अभी भी जिंदा हैं। पता नहीं कितने शिष्य मर गए हैं, लेकिन आप उनसे कहीं ज्यादा भाग्यशाली हैं। मोटे डीकन ने यह कहते हुए अचानक रुक गया और आश्चर्य से दूरी की ओर देखने लगा। वहां एक ग्रे कपड़ों वाला लड़का आ रहा था। ग्रे कपड़ों वाले युवक का चेहरा पीला था और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। हर कदम पर वह बड़ी सांस लेता था, जिससे ऐसा लगता था कि वह कभी भी गिर सकता है। वापस भेजे जा रहे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के समूह ने उसे देखा और हंगामा मचा दिया। क्या वह कन्नौज महल का रुद्र नहीं है? हाँ, यह रुद्र ही है। रुद्र को तो 3 दिन पहले ही आंतरिक संप्रदाय में चुना गया था, फिर उसे वापस क्यों भेजा जा रहा है? बाहरी संप्रदाय में 8 हॉल हैं और कन्नौज हॉल 8 हॉलों में चौथे स्थान पर है। पूरे कन्नौज हॉल में लगभग 30,000 बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं और रुद्र कन्नौज हॉल के शीर्ष 5 उत्कृष्ट शिष्यों में से एक है। 3 दिन पहले कन्नौज हॉल के आंतरिक संप्रदाय के चयन सभा में रुद्र सबसे आगे रहा और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुना गया। उस समय पता नहीं कितने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गई थीं और वे चाहते थे कि काश वे रुद्र होते। सोचा था कि रुद्र आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ऊंचा उठेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में वह उनके जैसे वापस भेज दिया जाएगा। यह वाकई हैरान करने वाला था। आपको पता है, आमतौर पर जो शिष्य आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करते हैं, उन्हें शायद ही कभी वापस भेजा जाता है। आखिरकार जो कोई 30,000 शिष्यों के बीच से निकलकर एक हॉल में अग्रणी बाहरी संप्रदाय का शिष्य बन जाता है, वह कोई साधारण इंसान नहीं होता। क्या उसके साथ कोई हादसा हो गया? यह सच में अपंग है। उसके हाथ पैर ठीक हैं, लेकिन कदम कमजोर है, चेहरा पीला है और वह कमजोर दिखता है। चोट गंभीर होनी चाहिए। साफ है कि उसकी नींव नष्ट हो गई है। 100% किसी ने उसकी नींव नष्ट कर दी है। सब लोग रुद्र को अजीब नजरों से देख रहे थे और उसके बारे में बारे बना रहे थे। सबकी अजीब नजरों के बीच रुद्र बड़ी मुश्किल से नाव पर चढ़ा, फिर हैंडल पकड़कर नाव के अंदर गया और एक जगह बैठ गया। चाहे रुद्र कभी कितना भी शानदार और गौरवशाली रहा हो, अब वह बेकार हो चुका था। वापस भेजे जा रहे बाहरी संप्रदाय के अन्य शिष्य एक एक करके अंदर आए। कुछ ने रुद्र को 1 सेकंड के लिए देखा और फिर नजर हटा ली। फिर कुछ सीटें दूर बैठ गए। रुद्र अलग थलग पड़ गया। नाव आधे घंटे में शुरू होने वाला था और अंदर बैठे शिष्यों ने धीरे धीरे वापस भेजे जाने की नियति को स्वीकार कर लिया और बातचीत शुरू कर दी। क्या आप हमारे सांची संप्रदाय की कोर शिष्या रिया को जानते हैं? एक पीले कपड़ों वाले आदमी ने कहा। बकवास, रिया को कौन नहीं जानता? क्या उसके बारे में कोई अफवाह है? सभी पुरुष शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि रिया न केवल सांची संप्रदाय की सबसे सुंदर महिला है, बल्कि एक प्रतिभाशाली शिष्या भी है। दूसरों को सांची संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बनने के लिए कई चयनों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वह सीधे आंतरिक संप्रदाय की शिष्या बन गई और 1 साल के भीतर कोर शिष्या बन गई। अपनी अद्भुत सुंदरता और प्रतिभाशाली शिष्या होने के कारण उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। रिया के बारे में कोई भी अफवाह संप्रदाय के कई शिष्यों में रुचि जगाती थी, न केवल पुरुष शिष्यों में बल्कि कुछ महिला शिष्यों में भी। खबर है कि रिया ने 2 दिन पहले 7वें ग्रेड की थंडर बीस्ट मार्शल स्पिरिट को जागृत किया। संप्रदाय के नेता भी इसके कारण एकांत से बाहर आए हैं। हो सकता है वह रिया को अपनी सीधी शिष्या बनाए। पीले कपड़ों वाले आदमी ने कहा। सच या झूठ? 7वें ग्रेड की थंडर बीस्ट मार्शल स्पिरिट? पक्का? बिल्कुल सच है। यह खबर एक डीकन से आई है और मैंने इसे अपने कानों से सुना। इसमें कोई झूठ नहीं है। पीले कपड़ों वाले आदमी ने बड़े विश्वास के साथ कहा।
7वें ग्रेड की थंडर बीस्ट मार्शल स्पिरिट। पता नहीं यह कितनी मजबूत होगी। मुझे 7वें ग्रेड की थंडर बीस्ट मार्शल स्पिरिट नहीं चाहिए, बस मुझे तीसरे ग्रेड की मार्शल स्पिरिट दे दो। नहीं, दूसरा ग्रेड भी चलेगा, किसी ने ईर्ष्या से कहा। तुम सपने देख रहे हो? मार्शल स्पिरिट को जागृत करना इतना आसान होता है क्या? अगर मार्शल स्पिरिट जागृत करना इतना आसान होता तो हम सबके पास पहले से ही मार्शल स्पिरिट होती। बाकियों ने सिर हिलाया। मार्शल स्पिरिट को जागृत करने वाले मार्शल विशेषज्ञ बहुत कम होते हैं और संभावना केवल 1000 में 1 होती है। कहा जाता है कि मार्शल स्पिरिट्स इंसानों में छोड़े गए मार्शल स्पिरिट्स के बीज हैं जो पौराणिक देवताओं द्वारा दिए गए हैं। केवल मार्शल आर्ट्स की यात्रा शुरू करने से ही मार्शल स्पिरिट्स को जागृत करने का मौका मिल सकता है। बस संभावना बहुत कम है। 1000 मार्शल विशेषज्ञों में से केवल 1 ही मार्शल स्पिरिट जागृत करता है। मार्शल स्पिरिट्स मार्शल आर्टिस्ट्स की प्रशिक्षण गति बढ़ाने में मदद कर सकती हैं और उनकी ताकत भी बढ़ा सकती है। मार्शल विशेषज्ञ मार्शल स्पिरिट्स के लिए खास मार्शल आर्ट्स स्किल्स भी अभ्यास कर सकते हैं। मार्शल स्पिरिट्स वाले मार्शल विशेषज्ञ साधारण मार्शल विशेषज्ञों से कहीं बेहतर होते हैं। सामान्य दिनों में बाहरी संप्रदाय के ज्यादातर मार्शल शिष्य जो देखते हैं वे पहले और दूसरे ग्रेड के होते हैं। तीसरे और चौथे ग्रेड के बहुत कम होते हैं और 5वें और 6ठे ग्रेड के तो और भी दुर्लभ हैं। 7वें ग्रेड की बात करें, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए यह सिर्फ एक सपना है। बाहरी संप्रदाय के शिष्य बातें कर रहे थे और किसी ने कोने में बैठे रुद्र पर ध्यान नहीं दिया। इस समय रुद्र का चेहरा विकृत हो गया था। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी बाहों की नसें उभर आई थीं और उसकी उंगलियां जमीन में धंस रही थीं। रिया! रुद्र ने दांत पीसे। फूले हुए अंदरूनी अंग, सूजे हुए हाथ पैर, टूटा हुआ ऊर्जा सागर और टूटा हुआ मार्शल स्पिरिट बीज, यह सब रिया की वजह से हुआ था। रिया, तुम नीच औरत! मैंने तुम्हें अच्छे इरादे से बचाया, लेकिन तुमने मुझे फंसाया। तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मेरे मार्शल स्पिरिट बीज को चुराकर अपनी मार्शल स्पिरिट को बढ़ाया। न केवल तुमने मेरी बुनियादी ऊर्जा सागर को नष्ट किया। रुद्र की नाखून डेक में धंस गए और ज्यादा जोर लगाने से टूट गए और खून बहने लगे। उंगलियों का दर्द उसके शरीर और आत्मा के दर्द से कहीं कम था। 2 दिन पहले रुद्र ने आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश किया था। खुद को बेहतर करने के लिए वह बाहर घूमने गया। उसे रिया मिली जिस पर हमला हो रहा था और उसे मारने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि वह उसे नहीं जानता था, उसने सोचा कि वह सिर्फ एक साधारण आंतरिक संप्रदाय की शिष्या होगी। साथ ही वह भी सांची संप्रदाय का शिष्य था, इसलिए उसने उसे बचाने की कोशिश की। नतीजा, बचाई गई रिया ने अचानक हमला किया, रुद्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे पकड़ लिया। रुद्र को पकड़े जाने के बाद पता चला कि रिया उस पर नजर रखे हुए थी और जानती थी कि उसके पास 7वें ग्रेड का मार्शल स्पिरिट बीज है और वह जागृत होने वाला है। अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर करने के लिए रिया ने रुद्र को फंसाने की योजना बनाई। अंत में उससे 7वें ग्रेड की मार्शल स्पिरिट छीन ली गई। उसका ऊर्जा सागर भी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और उसे आखिरकार चट्टान से फेंक दिया गया। पर रुद्र बच गया, लेकिन रुद्र का ऊर्जा सागर टूट गया था और उसका मार्शल आर्ट्स का रास्ता पूरी तरह खत्म हो गया था। सांची संप्रदाय के नियमों के अनुसार उसे अपने गांव वापस जाना होगा। रुद्र वहां जाकर शिकायत भी करना चाहता था, लेकिन यह बेकार था। सांची संप्रदाय के शिष्य संप्रदाय के बाहर लड़ते हैं और संप्रदाय के नियमों से बंधे नहीं होते। दूसरे शब्दों में, अगर आप बाहर मारे गए तो यह सिर्फ आपकी कमजोर कौशल की वजह से माना जाएगा। मार्शल विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई इतनी क्रूर होती है। रिया, मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने की पर पछतावा करवाऊंगा। रुद्र के शब्दों में अनंत नफरत भरी थी। धूम! रुद्र को अचानक अपने कानों के पास कुछ फटने जैसा महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने एक गहरा काला छेद दिखाई दिया, जिसमें से एक रहस्यमयी और प्राचीन आभा निकल रही थी। रुद्र ने उस काले छेद को देखा तो उसे अचानक अपने दिमाग में तेज दर्द महसूस हुआ। मृत्यु का दम घोंटने वाला एहसास उसके चेहरे पर आया और रुद्र ने जल्दी प्रतिक्रिया दी।
उसे लगा कि कुछ उसकी चेतना को खा रहा था, जैसे कि वह उसे बदलना चाहता हो। एक स्प्रिट। रुद्र को लगा कि यह एक शक्तिशाली आत्मा थी जो कहीं से आई थी और उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। उसकी चेतना धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। रुद्र ने महसूस किया कि उसका जीवन और मृत्यु उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे और वह अचानक असहाय और गुस्से में आ गया। पहले रिया और अब तुम। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अगर तुम मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक खंजर निकाला और उसे अपने दिल की ओर भोंक दिया। खंजर आधा घुस गया और रुद्र अचानक ताकत हार गया, लेकिन दर्द ने उसकी चेतना को साफ कर दिया। इस समय वह आत्मा गायब हो गई। रुद्र के दिमाग की गहराई में यादों के टुकड़े चमके और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। हालांकि वे यादें संरक्षित नहीं हुईं, लेकिन दिखाई गई तस्वीरें रुद्र को बेहद हैरान करने के लिए काफी थीं। उस स्पिरिट की उत्पत्ति असाधारण थी। वह सुद्रस की आत्मा थी, 9 स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के 6 स्वर्गीय स्वामियों में से एक। सांची संप्रदाय में आने से पहले रुद्र अमोघ राज्य की राजधानी में मौर्य परिवार का असली बेटा था। उसकी दुनिया अमोघ राज्य की राजधानी के आसपास तक ही सीमित थी। सांची संप्रदाय में आने के बाद रुद्र ने एक बड़ी जगह देखी, मगध। पूरा मगध इलाका 10,000 मील लंबा और चौड़ा था। इसे दयान राजवंश ने शासन किया था। इसके नीचे 39 संप्रदाय और 267 काउंटियां थीं। सांची संप्रदाय और अमोघ राज्य मगध के पूर्व में है। सांची संप्रदाय के अलावा पूर्व में 2 और संप्रदाय और 14 काउंटियां हैं। रुद्र को लगता था कि मगध बहुत बड़ा है, लेकिन सुद्रस की यादों को देखने के बाद उसे पता चला कि दुनिया कितनी विशाल है और मार्शल आर्ट्स कितने ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके हैं। मगध जो हजारों मील तक फैला है, सुद्रस की यादों में नश्वर दुनिया का एक छोटा सा कोना भर है। सुद्रस का सिर्फ आत्मा तक सीमित होने का कारण एक सर्वोच्च दिव्य चीज थी, एंशिएंट गुप्त क्षेत्र। यह सुद्रस को बाहरी क्षेत्र में गलती से मिला था। इसे खोलने के लिए सुद्रस ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, यहाँ तक कि अपनी बुद्धि और शक्ति भी खो दी। लगभग 100 साल बाद वह एंशिएंट गुप्त क्षेत्र को खोल पाया। खुश होने से पहले सुद्रस को अपने बड़े शिष्य ने धोखा दिया, जो लंबे समय से उस पर नजर रख रहा था। उसे गंभीर चोट लगी और वह मरने की कगार पर पहुंच गया। मरने से पहले सुद्रस को यह मंजूर नहीं था। उसने अपने तियानजुन मार्शल शरीर को विस्फोट कर दिया। आखिरकार उसकी आत्मा एंशिएंट गुप्त क्षेत्र को लेकर अनंत शून्य में गिर गई। रुद्र को भी ऐसी ही साजिश का शिकार होना पड़ा। उसकी गहरी इच्छा ने अनंत शून्य को भेदा और सुद्रस की आत्मा को उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए खींच लिया, लेकिन उसकी आत्मा में दरारें थीं, इसलिए वह नाकाम रहा। नतीजतन एंशिएंट गुप्त क्षेत्र रुद्र के शरीर में मिल गया। एंशिएंट गुप्त क्षेत्र को देखते हुए रुद्र ने सोचा और अचानक उसका दिमाग उसमें तेजी से घुस गया। वहां सिर्फ अनंत अंधेरा दिखा और उस अंधेरे में कभी कभी प्राचीन और रहस्यमयी हवाएं उभरती थीं। एंशिएंट गुप्त क्षेत्र को खोले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए सुद्रस को इसके बारे में बहुत कम पता था। अभी तक उसे सिर्फ इतना मालूम था कि यह मार्शल आर्ट्स की शुरुआत को विकसित कर सकता है। इस रियल्म के अंदर रुद्र देख सकता था हजारों मुक्के। रुद्र ने एक मुक्का मारा। मुक्के के साथ मुक्कों की परछाइयां एक के बाद एक उभरी। हर परछाई अलग थी। पहली परछाई बस शुरुआती स्तर की थी। जैसे जैसे यह बढ़ती गई, बाद की परछाइयां मजबूत होती गईं। पहले छोटी सफलता, फिर बड़ी सफलता। आखिरी मुक्के की परछाई चरम स्तर पर पहुंच गई, जो बुनियादी मार्शल आर्ट्स से ऊपर थी और 2 स्तर की पीली श्रेणी की मार्शल आर्ट्स के बराबर थी। रुद्र का चेहरा हल्का सा बदला। फिर रुद्र ने परछाई के रास्ते पर मुक्का मारा। वही ताकत छोड़ी, लेकिन इस बार मुक्का पहले से ज्यादा मजबूत था। रुद्र ने मुक्के मारना जारी रखा। उसने पाया कि परछाई के रास्ते को फॉलो करने से हर मुक्का पिछले से मजबूत होता गया। यह उसकी ताकत बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि सहस्त्र मुक्के की समझ बढ़ने की वजह से था। मुक्के मारते मारते रुद्र को नई नई बातें समझ आने लगीं। मार्शल आर्ट्स की शुरुआत एक के बाद एक विकसित हुई। रुद्र के मुक्के धीरे धीरे मजबूत होते गए और एक ज्वार जैसी आवाज आने लगी। 10,000 मुक्कों के बाद
सहस्त्र मुक्का बड़ी सफलता तक पहुंच गया। रुद्र ने एक मुक्का मारा जो 1000 पत्थरों जितना मजबूत था और ताकत से भरा हुआ था। शुरुआत से बड़ी सफलता तक पहुंचने में सिर्फ एक घड़ी का चौथाई हिस्सा लगा। सहस्त्र मुक्का सांची संप्रदाय की बुनियादी मार्शल आर्ट है जो सीखना आसान लेकिन मास्टर करना मुश्किल है। रुद्र ने इसे 3 साल तक अभ्यास किया, लेकिन वह सिर्फ शुरुआती स्तर तक पहुंचा था। अगर धीरे धीरे अभ्यास करता तो बड़ी सफलता तक पहुंचने में कम से कम 5 साल लगते। रुद्र ने अभ्यास जारी नहीं रखा, न क्योंकि वह नहीं चाहता था, बल्कि क्योंकि उसके पास समय कम था। वह इंतजार कर सकता था, लेकिन जहाज नहीं रुकती है। रुद्र अपने सहस्त्र मुक्के की प्रैक्टिस सुद्रस स्पिरिट के सीक्रेट रेल्म में कर रहा था। 15 मिनट बाद जहाज चलने वाली थी। रुद्र के शरीर से मार्शल स्पिरिट बीज को निकाले हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। अगर 3 महीने के अंदर बीज वापस मिल जाए तो मार्शल स्पिरिट फिर से जाग सकती थी। पहले रुद्र के लिए बीज वापस पाना एक सपना था, लेकिन अब उसके लिए उम्मीद थी। मेरा ऊर्जा सागर 700 टूट चुका है और इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसे रखने से बेहतर है कि इसे पूरी तरह तोड़ दूं और 30% सागर को सही रखूं। रुद्र ने फैसला लिया और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा चलाई। आध्यात्मिक ऊर्जा के चलने से टूटा हुआ ऊर्जा सागर और टुकड़े टुकड़े हो गया। एक चक्कर लगाने के बाद सिर्फ 30% सही ऊर्जा सागर बचा। नसें खुलने के बाद रुद्र के सूजे हुए अंगों का खून आध्यात्मिक ऊर्जा से बाहर निकल गया। 6 बार काला खून उलटने के बाद उसे अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। अब खून और रुकावट नहीं थी और चोट का ज्यादातर हिस्सा ठीक हो गया था। बस उसकी कल्टीवेशन का स्तर मूल 9वें ऊर्जा रिफाइनिंग स्तर से 4थे स्तर तक गिर गया, कुल 5 स्तर नीचे। रुद्र को इसकी परवाह नहीं थी। खोई हुई कल्टीवेशन को वापस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गहरी सांस लेकर रुद्र उठा और जहाज केबिन के दरवाजे की ओर चला। रुक जाओ, दरवाजे की रखवाली कर रहे बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने कहा। मुझे डीकन से मिलना है, रुद्र ने कहा। रुद्र, क्या तुम अभी भी खुद को गरुड़ हॉल का 5वां शिष्य समझते हो? अब तुम बेकार हो, वापस जाओ, डीकन तुमसे नहीं मिलेगा। रखवाली करने वाले शिष्य ने तंज कसा। दरअसल जब तक जहाज नहीं चलती, भेजे गए शिष्य सीधे डीकन से मिल सकते थे। रखवाली करने वाला शिष्य जानबूझकर रुद्र को रोक रहा था, क्योंकि वह उसे बेकार समझकर तंग करना चाहता था। 2 बार जीवन मृत्यु से गुजरने के बाद रुद्र समझ गया था उसके पास समय कम था और वह इस शिष्य पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे नजरअंदाज कर रुद्र आगे बढ़ा। बगावत, वापस आओ। रखवाली करने वाला शिष्य गुस्से में आ गया और अपने लोहे के डंडे से रुद्र पर हमला किया। उसके 5वें ऊर्जा रिफाइनिंग स्तर की ताकत और डंडे से हड्डियां टूट सकती थीं। सहस्त्र मुक्का। रुद्र ने एक मुक्का मारा, लोहे का डंडा उड़ गया और शिष्य की छाती दब गई। वह तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। अगली बार ऐसा किया तो छोड़ूंगा नहीं। रुद्र ने उसे देखा और मुड़ गया। शिष्य ने अपनी छाती पकड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह गरुड़ हॉल का सबसे निचला शिष्य था, वरना उसे दरवाजे की रखवाली न मिलती। उसने रुद्र को सबक सिखाना चाहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रुद्र पूरी तरह बेकार नहीं था। वह मुक्का सच में डरावना था। रुद्र का हमला डेक पर खड़े मोटे डीकन ने देखा। उसने नहीं रोका, बल्कि आंखें सिकोड़कर रुद्र को देखता रहा। मेरे सामने गरुड़ हॉल के शिष्य को चोट पहुंचाई, बताओ कैसे मरना चाहते हो? मोटे डीकन ने गंभीरता से कहा। डीकन महोदय, रुद्र ने हाथ जोड़े। मोटा डीकन हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना शांत रहेगा। यह शांति उसे चौंकाने वाली थी। अगर डीकन मुझे मार देगा तो उसे सिर्फ एक लाश मिलेगी। अगर डीकन मुझे नहीं मारेगा और संप्रदाय में लौटने देगा तो उसे मुझसे एक एहसान मिलेगा, रुद्र ने गंभीरता से कहा। तुम्हारा एहसान? मोटे डीकन ने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा और हंसा। 70% ऊर्जा सागर टूट गया, सिर्फ 30% बचा है और कल्टीवेशन 5वें ऊर्जा रिफाइनिंग स्तर तक गिर गया है। इस हालत में गरुड़ हॉल लौटकर भी क्या आंतरिक संप्रदाय में जा सकोगे? कोशिश न करूं तो कैसे पता चलेगा कि मैं आंतरिक संप्रदाय में नहीं जा सकता? रुद्र बोला। कोशिश? मोटे डीकन ने रुद्र को गहरी नजर से देखा और कहा, तुम उन कायरों से बेहतर हो जो केबिन में छिपे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं,
ये बाहरी संप्रदाय का शिष्य टोकन है, ले लो। उसने एक टोकन फेंका। धन्यवाद डीकन महोदय। रुद्र यह एहसान याद रखेगा। रुद्र ने हाथ जोड़े। मेरा मन बदलने से पहले चले जाओ। मोटे डीकन ने हाथ हिलाया और पीठ फेर ली। रुद्र ने और बात नहीं की और जल्दी से नाव से कूद गया। तभी जहाज ऊपर खड़ा मोटा डीकन आंखें सिकोड़कर रुद्र को सांची संप्रदाय के दरवाजे की ओर जाते देखता रहा। उसने टोकन इसलिए दिया क्योंकि उसने रुद्र का वह मुक्का देखा था। उस मुक्के की ताकत ज्वार जैसी थी और शक्ति 1000 पत्थरों जितनी थी। यह सहस्त्र मुक्के की बड़ी सफलता का संकेत था। 3 साल में सहस्त्र मुक्के को बड़ी सफलता तक पहुंचाने वाले बहुत कम हैं। हर कुछ साल में एक ऐसा इंसान आता है। ऐसे लोगों की समझ आम लोगों से ज्यादा होती है। मोटे डीकन के हिसाब से भले ही रुद्र आंतरिक संप्रदाय में न जा सके, वह बाहरी संप्रदाय में अच्छा करेगा। उसने यह एहसान रखा ताकि भविष्य में काम आसान हो। यहाँ 8 बाहरी संप्रदाय हॉल हैं। हर हॉल एक तरफ है। हर हॉल के बीच कम से कम 300 मील की दूरी है। यह गरुड़ हॉल का इलाका है। रुद्र गरुड़ हॉल से कुछ दिन पहले ही गया था, लेकिन उसे लगता था जैसे कई साल बीत गए। सर, रुद्र। गरुड़ हॉल के एक बाहरी शिष्य ने रुद्र को देखा। वह चौंक गया और खुशी से हाथ जोड़कर नमस्ते की। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया। वह तो एक लूजर है, फिर भी उसे सर कहते हो? एक नीली वर्दी वाला लड़का ताने मारते हुए आया। उसके पीछे कुछ लड़के लड़कियां थे। पहला शिष्य हैरान दिखा। नीली वर्दी वाला लड़का नमन था। वह पहले रुद्र के साथ रहता था, लेकिन बाद में झगड़े की वजह से अलग हो गए। जिसे निकाल दिया गया वह फिर आ सकता है? क्या अमोघ राज्य का मौर्य परिवार मान नहीं रहा? बहुत पैसे देकर बाहरी शिष्य का टोकन खरीदा ताकि तुम लौट सको। नमन सीढ़ियों पर खड़ा था। उसने रुद्र को ऊपर से देखा और मजाक उड़ाया। मौर्य परिवार बहुत दयालु है, लेकिन तुम जैसे बेकार पर इतना खर्च करना बेकार है। पहले का रुद्र होता तो गुस्से में जवाब देता, लेकिन 2 बार मौत को देख चुका रुद्र अब पहले जैसा नहीं था। वह नमन जैसे लड़के पर समय क्यों बर्बाद करे? उसने ध्यान नहीं दिया और मुड़कर चला गया। रुक, मैंने जाने को कहा क्या? नमन ने रुद्र को रोका। क्या चाहते हो? रुद्र ने भौहें चढ़ाई। तुम अब वो रुद्र नहीं हो। गरुड़ हॉल भी अब पहले जैसा नहीं है। दोस्ती के लिए मौका देता हूँ। मेरे लिए चाय डालो और कप धो, यही काम करो। नमन हंसते हुए बोला। मैं तुम्हारा कप धोऊं? तुम लायक हो? रुद्र गुस्से में बोला। तभी नमन के पीछे के शिष्य रुद्र को घेरने लगे। उनकी नजरें ठंडी थीं। क्या यहाँ हाथ उठाओगे? गरुड़ हॉल के नियम भूल गए? यहाँ शिष्यों का आपस में लड़ना मना है। सज्जा हो सकती है। जेल से लेकर हॉल से निकाला जाना। आजमाना चाहते हो? रुद्र ठंडे स्वर में बोला। शिष्यों के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों में डर दिखा। रुद्र, इन्हें डरा सकते हो, मुझे नहीं। आज न मारूं, पर जब तक तुम गरुड़ हॉल में हो 100 तरीके हैं तुम्हें मारने के। नमन ने ठंडी नजर से कहा। इतनी नफरत? रुद्र ने उसकी आंखों में देखा। उसने पहले नमन की बहुत मदद की थी, बाद में झगड़ा हुआ तो अलग हो गए। तुम मर जाओ, यही चाहता हूं। याद है तुमने सबके सामने मुझे डांटा था? मेरी बेइज्जती हुई। पहले मौका नहीं मिला, अब बदला लूंगा। नमन ठंडे स्वर में बोला। रुद्र ने उसे डांटा था क्योंकि नमन ने उसके नाम पर गलत काम किए थे, लेकिन इतनी नफरत की उम्मीद नहीं थी। कल इसी वक्त बालकनी पर मृत्यु की लड़ाई होगी। हिम्मत है? नहीं तो अपने लोगों को लेकर चले जाओ। मेरा समय मत बर्बाद करो। रुद्र गहरे स्वर में बोला। ठीक है, कल बालकनी पर इंतजार करूंगा। नमन हंसा और हाथ हिलाया। शिष्यों ने रास्ता छोड़ा। रुद्र चला गया। रुद्र को जाते देख नमन के होंठ ऊपर उठे। एक हारा हुआ उससे उड़ रहा था। कल वह उसे मार डालेगा। जब रुद्र को आंतरिक संप्रदाय से निकाला गया, नमन ने खास जांच की थी। रुद्र सच में कमजोर हो गया था। उसका ऊर्जा सागर 70% टूट गया था। 70% ऊर्जा सागर टूटने से मार्शल विशेषज्ञ पर बड़ा असर पड़ता है। भविष्य की कल्टीवेशन और लड़ाई में वह कमजोर रहता है। 30% ऊर्जा सागर में बहुत कम ऊर्जा बचती है। नमन ने सोचा, रुद्र की ताकत ज्यादा से ज्यादा 5वें या 6ठे स्तर की होगी। नमन खुद 7वें स्तर पर था। रुद्र को मारना आसान था। कल बालकनी पर रुद्र को मारने का सोचकर नमन उत्साहित था। रुद्र गरुड़ हॉल का बड़ा शिष्य था। उसे सबके सामने हराने से नमन का नाम होगा।
भविष्य के लिए रास्ता बनेगा। रुद्र अपने पुराने घर आया। यह आंगन गरुड़ हॉल के उत्तरी कोने में था। रुद्र को शांति पसंद थी, इसलिए उसने यह जगह चुनी थी। यह बहुत दूर था, यहाँ कम लोग आते थे। रुद्र के साथ के बड़े शिष्य आंतरिक संप्रदाय में चले गए थे। नए बड़े शिष्य आने तक यह जगह खाली रहती। एक पेड़ के नीचे रुद्र ने एक डिब्बा खोदा। डिब्बा खोलते ही 4 छोटे आध्यात्मिक पत्थर दिखे। 3 साल पहले जब रुद्र घर से निकला, मौर्य परिवार ने 100 साल से रखे 4 पत्थर उसे दिए थे। रुद्र ने इन्हें नहीं छुआ था। वह फ्यूजन स्तर तक इंतजार करना चाहता था, लेकिन आंतरिक संप्रदाय में ऐसा हो गया। अच्छा हुआ ये पत्थर यहाँ छोड़ दिए थे, वरना ये भी चले जाते। आध्यात्मिक पत्थर बहुत कीमती हैं। गरुड़ हॉल के बाहरी शिष्यों के पास कम ही होते हैं। आंतरिक संप्रदाय में भी इन्हें रखने वाले कम हैं। पत्थर बहुत मूल्यवान हैं। लोग इन्हें बेचते नहीं, अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्शल आर्ट्स के लिए प्रतिभा और मेहनत के साथ संसाधन चाहिए, जैसे आध्यात्मिक पत्थर जिनमें भरपूर ऊर्जा होती है। रुद्र कमरे में पैर मोड़कर बैठा, गहरी सांस ली और 4 पत्थर तोड़े। ऊर्जा बाहर आई। रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा चलाकर इसे शरीर में लिया, फिर ऊर्जा सागर में डाला। ऊर्जा सागर भरता गया। शरीर में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बनी। थोड़ी देर बाद रुद्र का शरीर हिला। उसका स्तर 4 से 5वें ऊर्जा रिफाइनिंग स्तर पर पहुंचा। 2 पत्थर खर्च हुए। बाकी 2 पत्थरों की ऊर्जा सागर में जा रही थी। जब ये खत्म हुए, रुद्र का शरीर फिर हिला। उसका स्तर 5वें से 6ठे स्तर पर पहुंचा। 30% ऊर्जा सागर का असर था। पहले पूरा सागर होता तो 4 पत्थर उसे 7वें या 8वें स्तर तक ले जाते। 6ठा स्तर अभी रुद्र के लिए काफी था। बाहरी शिष्यों का औसत स्तर 5वां 6ठा है। अच्छे 7वें स्तर पर होते हैं, बेहतरीन 8वें पर, बड़े शिष्य 9वें पर। रुद्र एंशिएंट गुप्त क्षेत्र में गया। हजारों मुक्के। उसने एक मुक्का मारा, सहस्र मुक्का बढ़ता गया। एंशिएंट गुप्त क्षेत्र मार्शल आर्ट्स को बढ़ाता है, लेकिन इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुद अभ्यास करना पड़ता है। मार्शल आर्ट्स का मास्टर मतलब उसकी सबसे मजबूत हालत। चरम मतलब उससे भी ऊपर। सांची संप्रदाय में सहस्त्र मुक्के को चरम तक ले जाना दुर्लभ है। पुरानी पीढ़ी ही ऐसा कर सकती है। रुद्र मुक्के मारता रहा। उसके मुक्के मजबूत होते गए। पिछले 3 साल में उसने ताकत बढ़ाने पर ध्यान दिया। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कम किया। इसमें समय और मेहनत लगती थी। बुनियादी मार्शल आर्ट्स के ऊपर पीला, रहस्यमयी, धरती और स्वर्ग स्तर है। हर स्तर में निचला, मध्यम और ऊपरी ग्रेड होता है। यह रुद्र को पहले पता था। सुद्रस की यादों में उसने स्वर्ग स्तर से ऊंची मार्शल आर्ट्स भी देखी, लेकिन अभी वह ऐसी मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता। सुद्रस की कुछ यादें चली गई थीं, उसमें बहुत मजबूत अभ्यास और मार्शल आर्ट्स थीं, लेकिन रुद्र उन्हें याद नहीं कर सका। वे बहुत गहरे और मुश्किल थे। उसकी ताकत से समझना नामुमकिन था। याद न कर सके तो रुद्र ने उस पर समय नहीं गंवाया। यादें जाने से पहले रुद्र ने जरूरी बातें लिख ली थीं। वह मुक्के मारता रहा। उसकी ताकत बढ़ती गई। समय बीता। 1 लाखवें मुक्के पर हवा में धमाका हुआ। मुक्का वापस लेते हुए रुद्र समझ गया कि चरम क्या है। यह बुनियादी मार्शल आर्ट्स को पार कर ऊंचे स्तर तक पहुंच गया था। चरम सहस्त्र मुक्का निचले पीले स्तर की बड़ी सफलता। जितना मजबूत था। जहां मार्शल आर्ट्स होंगे वहां झगड़े ज्यादा होंगे, इसलिए गरुड़ हॉल ने एक बालकनी बनाई। यहाँ बाहरी शिष्य अपने झगड़े और नाराजगी सुलझा सकते हैं। हर दिन दूसरे संप्रदायों के शिष्य बालकनी पर अपनी दुश्मनी खत्म करते थे। कुछ तो मौत की लड़ाई भी करते थे। नमन सुबह जल्दी बालकनी पर आया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। जल्दी ही 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। भाई नमन यहाँ क्यों आया? किससे लड़ेगा? एक बाहरी शिष्य ने पूछा। हमारे गरुड़ हॉल का मशहूर आदमी, नमन का दोस्त रहस्यमयी ढंग से बोला। मशहूर आदमी? कौन है? बताओ। देखने आए बाहरी शिष्य उत्सुक हो गए। वे बार बार पूछने लगे, लेकिन नमन का दोस्त चुप रहा। ज्यादा पूछने पर वह बोला, बाद में पता चल जाएगा। वह जितना कम बोलता, शिष्य उतने ही उत्सुक होते। जो जाने वाले थे वे भी रुक गए। सब जानना चाहते थे कि यह मशहूर कौन है। नमन मंच पर खड़ा था। उसे नीचे की बातें पता थीं। वह खूब हंसा।
उसने ऐसा जानबूझकर करवाया था ताकि उसका नाम हो। चारों तरफ बातें चल रही थीं। तभी बालकनी शांत हो गई। सबकी नजर रुद्र पर गई जो उसकी ओर आ रहा था। भाई रुद्र यहाँ क्यों? क्या वे गरुड़ हॉल दोस्तों से मिलने आए हैं? कई शिष्य हैरान थे। भाई रुद्र, वह अब कमजोर है, उसे भाई मत कहो। वह दोस्तों से मिलने नहीं बल्कि गरुड़ हॉल वापस भेजा गया है। तुम्हें शायद नहीं पता, उसे अपने गांव भेजा जाना था, लेकिन यान राज्य के मौर्य परिवार ने बहुत पैसे खर्च कर बाहरी शिष्य की जगह ली, इसीलिए वह यहाँ रुक सका। सच बताऊं, रुद्र ने भाई नमन को गुस्सा दिलाया। उसने कहा कि वह बालकनी पर नमन से लड़ेगा। नमन के दोस्तों ने बात फैलाई। ये सुनकर बाहरी शिष्य चौंक गए। रुद्र, जो गरुड़ हॉल का 5वां बड़ा शिष्य था, उसे आंतरिक संप्रदाय से निकाल दिया गया और उसे गांव भेजे जाने वाला था। सच है या झूठ? जब शिष्यों ने रुद्र की बाहरी शिष्य की वर्दी देखी, पहले शक हुआ, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया। कुछ दिन पहले वह आंतरिक शिष्य बना था, फिर बाहरी शिष्य की वर्दी क्यों पहनेगा? चारों तरफ की बातें सुनकर नमन हंसा। उसका मकसद पूरा हुआ। अब वह रुद्र को हराकर दिखाना चाहता था कि उसका समय खत्म हो गया। रुद्र ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। रुद्र, ऊपर आ और मर, नमन ने चिल्लाकर कहा। मौत की लड़ाई? रुद्र ने नमन को देखा। यहाँ आना मतलब मौत की लड़ाई? क्या सोचा अभ्यास करेंगे? नमन हंसा। तुम गरुड़ हॉल के 5वें शिष्य थे, फिर भी इतने भोले हो। यहाँ कोई तुमसे अभ्यास नहीं करेगा, इसीलिए तुम आंतरिक संप्रदाय से निकाले गए। तुम्हारी अक्ल से दूसरा मौका मिले तब भी हारोगे। नमन के दोस्त हंसने लगे। वे रुद्र पर उंगली उठाने लगे। बाकी शिष्य सिर हिलाने लगे। उनके मन में रुद्र की पुरानी छवि टूट गई। रुद्र शांत रहा। वह धीरे धीरे बालकनी पर चढ़ा। यह देखकर लोग और निराश हुए। पहले रुद्र ऊंचा उछलता था, उसकी चाल तेज और सुंदर थी। रुद्र सच में बेकार हो गया। जिन शिष्यों को थोड़ी उम्मीद थी, वे भी उदास हो गए। बालकनी पर चढ़ गए, अब सब मेरे हाथ में है, नमन हंसा। मुझसे इतनी नफरत? रुद्र ने पूछा। पहले उनकी दोस्ती थी, तुम मर जाओ यही चाहता हूं। पहले तुम आंतरिक संप्रदाय में गए तो मौका नहीं मिला, लेकिन तुम हार गए। रुद्र, सोचा था कि आज यहां पहुंचोगे। नमन बोलते हुए उछला। उसने पैर से कोड़े की तरह वार किया। रुद्र पीछे हटा। धड़ाम, पैर जमीन पर लगा। बालकनी हिल गई। तुम तेज भागते हो, देखता हूं कब तक टिकते हो। मुझे पता है तुम्हारा ऊर्जा सागर 30% ही बचा है। नमन हमला करता रहा। उसके पैर भारी कोड़ों जैसे थे, हर वार जानलेवा था। रुद्र पीछे हटता रहा। रुद्र जितना पीछे हटता, नमन उतना उत्साहित होता। वह और जोर से मारता। शिष्यों ने रुद्र की ताकत देखी। वह सच में कमजोर था। वह 6ठे स्तर पर था। उसकी ऊर्जा बहुत कम थी। जैसा नमन ने कहा, उसका ऊर्जा सागर 30% ही था। रुद्र बचता रहा। अब भी वह बच रहा था, लेकिन ऊर्जा खत्म होने पर क्या करेगा? पहले का 5वां शिष्य अब ऐसा हो गया। दुनिया में कुछ पता नहीं, पहले कितने मजबूत थे, अब बेकार हैं। रुद्र हार गया। शिष्य सिर हिलाने लगे। तब रुद्र बालकनी के किनारे तक पहुंच गया। पीछे गड्ढा था, गिरने का मतलब मौत। रुद्र, अब कहां छिपोगे? नमन ने मजाक बनाते हुए पैर से वार किया। हाय, रुद्र ने सांस ली। फिर उसने मुक्का मारा। सहस्त्र मुक्का। हवा में तेज धमाका हुआ। शिष्यों के कानों में गूंज हुई। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। मुक्का पैर को भेद कर नमन की छाती पर लगा। नमन को लगा जैसे कोई तेज जानवर उससे टकराया। उसकी छाती दब गई, पसलियां टूट गईं। फुहार। नमन जमीन पर गिरा। उसे खून की उलटी हुई। देखने वाले शिष्य चौंक गए। ये कौन सी मार्शल आर्ट थी? शायद सहस्त्र मुक्का। अरे, सहस्त्र मुक्का इतना मजबूत नहीं होता। उस मुक्के की ताकत पीले स्तर की मार्शल आर्ट जैसी थी। यह सहस्त्र मुक्का नहीं, शायद कोई दूसरी ऐसी ही कला थी। एक पुराना शिष्य बोला। रुद्र नमन के पास गया। नमन घायल था। उसका चेहरा पीला था। वह पीछे खिसकने लगा। तुम्हें हराने के लिए एक मुक्का काफी है। मैंने पहले कुछ नहीं किया, क्योंकि पहले हम दोस्त थे। मैं देखना चाहता था कि तुम रुकते हो या नहीं। अगर तुम मुझे किनारे तक न धकेलते तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। अब मैं तुम्हें विदा करूंगा। रुद्र धीरे बोला। मुझे मत मारो, नमन डरते हुए बोला। रुद्र ने उसके गले पर पैर रखा। हड्डी टूटने की आवाज आई। नमन मर गया।
नमन को मारने के बाद रुद्र को बुरा नहीं लगा। अगर उसे छोड़ देता तो नमन फिर परेशान करता, शायद और बड़ा बदला लेता। भविष्य में मुसीबत छोड़ने से बेहतर था कि अभी खत्म कर दे। रुद्र ने नमन की जेब टटोली। उसे एक पैसों की थैली और एक मार्शल आर्ट की किताब मिली। पैसों की थैली को उसने नहीं देखा, मार्शल आर्ट पर नजर डाली और रख लिया। यहां लोग ज्यादा थे तो बाद में देखने का सोचा। जैसे ही रुद्र बालकनी से उतरने लगा, ऊपर से तेज आवाज आई। आसमान में गरुड़ हॉल के ऊपर आतिशबाजी दिखी। वे चमकदार थीं, ऊंचाई से गिरती रहीं। सबकी नजर वहां गई। तभी गरुड़ हॉल के मास्टर की बड़ी आवाज आई, हमारे कोर्स शिष्य रिया को बधाई, वह अब संप्रदाय मास्टर की सीधी शिष्या बन गई है। क्या? रिया संप्रदाय मास्टर की शिष्या बन गई? गरुड़ हॉल में हंगामा मच गया। सब हैरान थे। संप्रदाय मास्टर के सीधे शिष्य आम नहीं होते, उनके भविष्य में संप्रदाय मास्टर बनने का मौका होता है। रिया एक कदम में ऊपर पहुंच गई। गरुड़ हॉल के शिष्य ईर्ष्या से भरे थे। जलन की बात ही नहीं थी। वे तो बाहरी शिष्य थे, आंतरिक शिष्य बनना मुश्किल था। कोर शिष्य तो दूर, मास्टर का शिष्य बनना सपना था। रुद्र ने ऊपर की आतिशबाजी देखी। उसने मुट्ठियां भींच लीं। चाहे तुम मास्टर की शिष्या बनो या कुछ और, 3 महीने में मैं अपनी मार्शल स्पिरिट वापस लूंगा। तुम्हें अपने किए की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाहरी शिष्य को आंतरिक शिष्य बनने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आंतरिक शिष्यों को कोर शिष्य बनने के लिए और सख्त चयन होता है। सिर्फ सबसे अच्छे आंतरिक शिष्यों को मौका मिलता है। संप्रदाय मास्टर के सीधे शिष्य बनने के लिए कोर शिष्यों से भी ज्यादा प्रतिभा चाहिए, तभी मास्टर उन्हें चुनता है। रुद्र अपने पुराने घर लौटा। यहाँ सबसे अच्छी बात यह थी कि कोई उसे परेशान नहीं करता। वह शांति से अभ्यास कर सकता था। उसने पैसों की थैली निकाली। उसमें सिर्फ 2 सोने के सिक्के, कुछ चांदी के सिक्के और थोड़े तांबे के सिक्के थे। बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें थीं। थैली रखकर रुद्र ने मार्शल आर्ट की किताब देखी। यह पीले स्तर की निचली तलवार कला थी, विंड शैडो स्लैश। तलवार कला एक सैन्य मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट 2 तरह के होते हैं, शारीरिक और सैन्य। शारीरिक मार्शल आर्ट में मुक्के और पैरों का इस्तेमाल होता है। सैन्य मार्शल आर्ट में खास हथियारों का। सहस्त्र मुक्का शारीरिक मार्शल आर्ट है। शारीरिक मार्शल आर्ट ज्यादा है, सैन्य मार्शल आर्ट कम है। सैन्य कला की कीमत ज्यादा है क्योंकि यह शारीरिक कला से मजबूत होती है। रुद्र ने सोचा कि विंड शैडो स्लैश सांची संप्रदाय की नहीं होगी। संप्रदाय सैन्य कलाओं पर सख्त नियंत्रण रखता है। बाहरी शिष्यों को यह नहीं मिलती। वे सिर्फ कुछ शारीरिक कलाएं सीख सकते हैं। सैन्य कलाएं या तो बाहरी शिष्यों को गलती से मिलती हैं या बहुत पैसे देकर खरीदी जाती हैं। अगर मेरे पास सिर्फ एंशिएंट गुप्त क्षेत्र होता तो मैं विंड शैडो को चरम तक ले जा सकता था, लेकिन मेरे पास सुद्रस की यादें भी हैं। रुद्र ने किताब देखी और बड़ा फैसला लिया। तलवारबाज बनना मार्शल आर्ट में शरीर का अभ्यास सबसे आसान है। इसे बॉडी कल्टीवेशन कहते हैं। 99% से ज्यादा लोग यही करते हैं। मुक्के और पैर अपने हैं, इन्हें सीखने में आसानी होती है। तलवार का अभ्यास मुश्किल है। तलवार अपनी नहीं होती, पहले तलवार से तालमेल बनाना पड़ता है। तलवारबाज बनना मुश्किल है, इसलिए तलवारबाज कम है। वे शरीर के अभ्यास से मजबूत होते हैं। पहले रुद्र के पास यह मौका नहीं था। तलवार अभ्यास के लिए बहुत प्रतिभा चाहिए। अब उसके पास यह मौका था। सुद्रस 9 स्वर्गों के 6 मालिकों में से एक था। तलवार मास्टर क्या होता है? तलवार से सवाल पूछना और उसका मालिक बनना। तलवार अभ्यास में 9 स्वर्गों में कोई सुद्रस से आगे नहीं था। रुद्र की नश्वर दुनिया में तो कोई बात ही नहीं। सुद्रस की यादें मार्शल विशेषज्ञों के लिए खजाना है। थोड़ा सा भी बाहर आए तो लोग पागल हो जाएं। लेकिन सुद्रस की तलवार कला सबसे सही नहीं थी। जब वह तलवारबाज बना, उसकी ताकत बहुत ऊंची थी। उसने नींव का सही समय गंवा दिया, इसलिए उसे हमेशा अफसोस रहा। वह नींव को सही नहीं बना सका, वरना वह तलवार के रास्ते में और ऊंचा जाता। सही तलवार अभ्यास शुरू से करना पड़ता है। पहले नींव मजबूत बनानी होती है। सुद्रस ने बाद में शिष्यों को सिखाया वे नींव सही बना सके, लेकिन उनकी प्रतिभा सुद्रस जितनी नहीं थी। वे उसकी चाहत तक नहीं पहुंचे। रुद्र ने अपने शरीर में एंशिएंट गुप्त क्षेत्र देखा। यह सबसे बड़ी प्रतिभा जैसा था। सुद्रस की प्रतिभा भी इसके सामने कम थी। सुद्रस नहीं कर सका।
लेकिन रुद्र कर सकता था। एंशिएंट गुप्त क्षेत्र और सुदरस की यादों से वह तलवार अभ्यास को चरम तक ले जा सकता था। यह सोचकर रुद्र एंशिएंट गुप्त क्षेत्र में गया। तलवार लाओ, उसने हाथ बढ़ाया। एक पारदर्शी तलवार उसके हाथ में आई। विंड शैडो स्लैश। तलवार की परछाइयां दिखीं, एक के बाद एक, शुरुआत से लेकर छोटी सफलता, बड़ी सफलता और आखिर में चरम तक। रुद्र ने परछाई के साथ तलवार चलाई। वह विंड शैडो स्लैश का अभ्यास करता रहा। यह प्रक्रिया सहस्त्र मुक्के जैसी थी, लेकिन यह पीले स्तर की तलवार कला थी। इसमें ज्यादा समय लगा। 2 दिन बीत गए। खाने और आराम के अलावा रुद्र ने सारा समय अभ्यास में लगाया। एंशिएंट गुप्त क्षेत्र में वह तेजी से सीखा। 2 दिन में उसने इसे अच्छे से सीख लिया, लेकिन यह काफी नहीं था। उसे विंड शैडो स्लैश को चरम तक ले जाना था। 7वां दिन। झन हवा की लहरें उठी। सैकड़ों तलवार की परछाइयां तेज हवा की तरह काट रही थीं। बड़ी सफलता में 70 परछाइयां होती हैं, चरम में 100 तक पहुंचती हैं। इसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। आखिरकार चरम तक पहुंच गया। रुद्र ने सांस छोड़ी। पीले स्तर की तलवार कला अलग थी। 7 दिन पहले के रुद्र से लड़ता तो आसानी से जीत जाता। 7 दिनों में उसकी बहुत तरक्की हुई। विंड शैडो स्लैश चरम पर पहुंचा। उसकी ताकत 7वें ऊर्जा रिफाइनिंग स्तर तक गई, लेकिन यह शुरुआत थी। ये 7 दिन तलवार की नसें बनाने की तैयारी थी। अब तलवार की नसें बनाने का समय है। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसने 6 ऊर्जाएं छोड़ी। ये 6 ऊर्जाएं विंड शैडो स्लैश से बनी थीं। यह उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। रुद्र ने इन्हें अपने सिर में डाला। जैसे 6 चाकू गुस्से हों, रुद्र कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तेज दर्द से वह दांत भींचने लगा। ठंडा पसीना बहने लगा। 6 ऊर्जाएं धीरे धीरे बढ़ीं, जैसे सिर के अंदर चाकू काट रहे हों। और दर्द तब बढ़ा जब ये ऊर्जाएं 2 में फिर 4 में बांटने लगीं। थोड़ी देर बाद जब तलवार की ऊर्जा पूरे शरीर में फैली, रुद्र को लगा जैसे हजारों चाकू उसे काट रहे हों। यह बार बार हो रहा था। यह दर्द रिया के लोगों से लगी चोट से 100 गुना ज्यादा था। यह भयानक था। कई बार रुद्र ने सोचा कि बेहोश हो जाए तो अच्छा हो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। बेहोश होने से तलवार की नसें बनाना नाकाम हो जाता। नाकामी का मतलब ऊर्जा के उलटे हमले से मरना था। जब वह हारने वाला होता तो रुद्रयान राज्य के मौर्य परिवार, अपने घर और रिया के बारे में सोचता। रिया से बदला सोचकर वह फिर ताकत पाता। सबसे मुश्किल समय निकाल लेता। पता नहीं कितना समय बीता, जैसे साल गुजर गए हों। तभी उसकी नसों से गूंज आई। रुद्र की आंखें सिकुड़ी। उसे पता था कि बड़ा पल आ गया। दर्द कम होने लगा था। नसों में बड़ा बदलाव हुआ। रुद्र का शरीर हिला, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। झन ताकतवर तलवार की ऊर्जा उसके सिर से निकली। रुद्र हंसा। वह कामयाब हो गया। नींव का पहला चरण पूरा हुआ। उसके शरीर में तलवार की नसें बन गई थीं। तलवार की ऊर्जा को महसूस कर रुद्र ने तलवार अभ्यास की ताकत समझी। वह 7वें स्तर पर था। ऊर्जा सागर 30% ही बचा था। फिर भी वह पहले से बहुत मजबूत था। पहले चरण की तलवार नसें इतनी मजबूत हैं, अगर बाद में तलवार की हड्डियां और आत्मा बनी तो कितना आगे जाऊंगा। रुद्र उत्साहित था। जब तलवार की नसें, हड्डियां और आत्मा बन जाएं, तो नींव सही होगी। तब तलवार की मंशा शरीर से निकलेगी और अटूट होगी। पूरा गरुड़ माहौल एक छोटे शहर की तरह है। यहाँ रेस्तरां और दूसरी जरूरी चीजें सब मौजूद हैं। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स भी बिकते हैं, लेकिन जो बिकते हैं वो ज्यादातर सामान्य मार्शल आर्ट्स हैं। रुद्र हथियारों की दुकान पर आया। मेहमान को क्या चाहिए? वेटर ने जल्दी से पूछा। मुझे एक चाकू खरीदना है, रुद्र ने कहा। साहब, मेरे साथ चलिए, अंदर अच्छे चाकू हैं। वेटर ने गर्मजोशी से स्वागत किया और रुद्र को दुकान में आने के लिए कहा। दुकान में हर तरह के चाकू रखे हुए थे। रुद्र ने चाकुओं को देखा और सिर हिलाया। ये चाकू बहुत साधारण थे। रुद्र का चेहरा देखकर वेटर बोला, साहब, क्या आपको ये चाकू पसंद नहीं आए? थोड़ा रुकिए, मैं अभी एक बेहतर चाकू लाता हूँ। इतना कहकर वो दुकान के अंदर गया और एक लंबा चाकू लाया। ये चाकू नीले रंग का चमक रहा था। रुद्र ने देखा कि ये सैकड़ों बार रिफाइंड लोहे से बना था। इसकी बझाजट अच्छी थी और लचीलापन भी ठीक था। सामान्य हथियारों में ये सबसे अच्छा था। हालांकि
ये चाकू आध्यात्मिक हथियार जितना अच्छा नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक हथियार मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर मिल भी जाए तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जो आम मार्शल आर्ट्स करने वाले लोग नहीं खरीद सकते। रुद्र ने चाकू लिया, उसे हाथ में तौला और देखा कि ये ठीक चल रहा है। उसने पूछा, ये कितने का है? 20 सोने के सिक्के, मोल भाव नहीं, वेटर ने कहा। इतना महंगा? रुद्र ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन आखिरकार 20 सोने के सिक्के निकालकर चाकू खरीद लिया। पर्स में बचे हुए सिर्फ 6 चांदी के सिक्कों को देखकर रुद्र ने आह भरी। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि बहुत सारा पैसा और सामान भी चाहिए। अगर पैसा न हो तो हथियार भी नहीं खरीदा जा सकता। रुद्र ने सैकड़ों बार रिफाइंड लोहे का चाकू रख लिया और दुकान से बाहर निकल गया। तभी एक हरे कपड़े वाली लड़की सामने आई। सीनियर ब्रदर रुद्र, आप यहाँ क्यों हैं? हरे कपड़े वाली लड़की ने रुद्र को देखकर हैरानी से कहा। काफी समय बाद मिले, जूनियर कियारा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। हरे कपड़े वाली लड़की का नाम कियारा था। वो रुद्र से 1 साल बाद गरुड़ पैलेस में आई थी। रुद्र ने पहले कई बार कियारा को ट्रेनिंग के लिए ले जाकर उसकी मदद की थी, इसलिए दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे। रुद्र, आप इनर सेक्ट में गए थे, वहां कैसे हैं हालात? कियारा ने उत्सुकता से पूछा। मैं अब इनर सेक्ट में नहीं हूँ, मैं गरुड़ पैलेस वापस आ गया हूँ, रुद्र ने जवाब दिया। गरुड़ पैलेस वापस? कियारा पहले समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसने रुद्र को गरुड़ हॉल के बाहरी सेक्ट के शिष्य के कपड़े पहने देखा तो वो हैरान रह गई। जब उसने रुद्र की कमजोर ऊर्जा सागर की ऊर्जा महसूस की और उसकी सिर्फ 7वें स्तर की ऊर्जा रिफाइनिंग की कल्टीवेशन देखी तो उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि रुद्र के साथ क्या हुआ। आमतौर पर इनर सेक्ट के शिष्य बाहरी सेक्ट की 8वीं हॉल में तभी लौटते हैं जब उनकी किसी से लड़ाई हो जाती है और कोई उन्हें बर्बाद कर देता है। रुद्र, किसने आपके साथ इतनी क्रूरता की? मुझे बताइए, जब मैं भविष्य में इनर सेक्ट में जाऊंगी तो मैं आपके लिए बदला जरूर लूंगी, कियारा ने गुस्से से कहा। नहीं, मैं अपना बदला खुद लूंगा, रुद्र ने सिर हिलाया। कियारा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन रुद्र का चेहरा दृढ़ था। वो कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि उसे रुद्र का स्वभाव पता था। ये सीनियर भाई बहुत जिद्दी था। अगर वो कुछ नहीं कहना चाहता तो ज्यादा सवाल करने पर भी एक शब्द नहीं बताएगा। सीनियर रुद्र, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो बस कह दीजिए, कियारा ने कहा। हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे कहूंगा, रुद्र ने सिर हिलाया। कियारा कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई। जूनियर कियारा, हमारा मिशन का समय नजदीक आ रहा है, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। 3 बाहरी सेक्ट के शिष्य बाहर खड़े थे। उनकी कल्टीवेशन का स्तर कम था। सबसे कमजोर 8वें स्तर की ऊर्जा रिफाइनिंग पर था। जो लीडर था वो 8वें स्तर की ऊर्जा रिफाइनिंग के शिखर पर था। सीनियर मिहिर, हमारे मिशन के लिए एक आदमी की कमी है, क्यों ना हम रुद्र को साथ ले लें? कियारा ने जल्दी से 8वें स्तर के ऊर्जा रिफाइनिंग वाले युवा से पूछा। इस मिशन का इनाम बहुत ज्यादा है। अगर रुद्र को साथ ले जाए तो उसे भी इनाम मिलेगा, जिससे वो कुछ दवाइयां ले सकेगा और जल्दी ठीक हो सकेगा। जूनियर कियारा, अगर तुम किसी और को लाना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस हारे हुए को इस एस्कॉर्ट मिशन में शामिल करना चाहती हो तो मैं कहता हूं भूल जाओ। मिहिर ने रुद्र को ठंडे नजरों से देखा। रुद्र, जो कभी गरुड़ पैलेस में 5वें नंबर पर था, अब भीख मांगने की हालत में आ गया। सच में दयनीय और दुखद है। मैं तुम्हें सीनियर रुद्र के बारे में ऐसा बोलने की इजाजत नहीं दूंगी, कियारा ने रुद्र का बचाव करते हुए कहा। जूनियर बहन, ये तुम भूल जाओ, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं नहीं जाऊंगा ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, रुद्र ने कहा। मैंने मिशन लिया है, अगर आप सीनियर रुद्र नहीं जाएंगे तो मैं भी इस मिशन को छोड़ दूंगी, कियारा ने दांत पीसते हुए कहा। जूनियर बहन, ये मजाक मत करो, ये सिल्वर लेवल का मिशन है। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो अगली बार ये मिशन मिले, ये पक्का नहीं, मिहिर ने घबराते हुए कहा। गरुड़ मंदिर में मिशन कम होते हैं, हर महीने बस कुछ 100 मिशन आते हैं और ज्यादातर कांस्य स्तर के होते हैं। ये मिशन आते ही तुरंत ले लिए जाते हैं। कांस्य स्तर के मिशन के लिए ऐसा होता है तो सिल्वर स्तर के दुर्लभ मिशन की तो बात ही छोड़ो। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियारा सिल्वर लेवल का मिशन ले लेगी। वो 3 साल से गरुड़ पैलेस में था,
और उसने सिर्फ 4 सिल्वर लेवल मिशन सुने थे जो हर बार रिलीज होते ही ले लिए जाते थे। मिहिर, क्यों ना हम सीनियर रुद्र को साथ ले लें? वैसे भी हमें एक आदमी की कमी है, एक मोटे बाहरी सेक्ट शिष्य ने कहा। बस एक आदमी और है, भले ही ज्यादा मदद न कर सके लेकिन परेशानी भी नहीं करेगा, एक थोड़ी बड़ी उम्र की महिला शिष्य ने कहा। मिहिर ने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। उसने बस रुद्र को नाराजगी से देखा। सीनियर रुद्र, ये है अर्पित और ये है रूही। कियारा ने खुशी से बाकी 2 बाहरी सेक्ट शिष्यों का परिचय रुद्र से कराया। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। अर्पित और रूही ने भी सिर हिलाकर अभिवादन किया। भले ही वो पहली बार रुद्र से मिले थे लेकिन उन्होंने उसका नाम सुना था। गरुड़ हॉल में कभी 5वें नंबर का बाहरी सेक्ट शिष्य जो कुछ समय पहले इनर सेक्ट में गया था लेकिन उसे बर्बाद कर दिया गया और वो बाहरी सेक्ट में वापस आ गया। अर्पित को रुद्र के अनुभव से बहुत सहानुभूति थी। सीनियर रुद्र, मैंने जो सिल्वर लेवल मिशन लिया है वो बहुत आसान है। हमें बस 100 मील दूर रेड मून कैंप जाना है और 12 घंटे के अंदर तैयार गाड़ी और सामान को गरुड़ पैलेस वापस लाना है। इनाम 20,000 सेक्ट योगदान अंक है। जब हम बराबर बांटेंगे तो हर एक को 4,000 अंक मिलेंगे, कियारा ने कहा। 20,000 योगदान अंक? इतने सारे? रुद्र हैरान हुआ। उसने पहले कांस्य स्तर के मिशन लिए थे लेकिन उनमें ज्यादा से ज्यादा 500 या 600 अंक मिलते थे। साल में 2-3 हजार अंक कमाना भी बहुत अच्छा माना जाता था। ये तब संभव था जब रुद्र गरुड़ मंदिर में 5वें नंबर पर था। बाकी शिष्यों के लिए तो ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। सिल्वर लेवल मिशन का इनाम सच में बहुत शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाहरी सेक्ट के शिष्य सिल्वर लेवल मिशन पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। भले ही इनाम अच्छा है लेकिन रेड मून कैंप से आने जाने के लिए हमें युनवू पहाड़ से गुजरना होगा। वहां अक्सर जादुई जानवर देखते हैं तो हमें सावधान रहना होगा, कियारा ने कहा। तुम उसे इतना क्यों बता रही हो? अगर मुसीबत आई तो वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा बल्कि हमें नीचे खींच सकता है। ठीक है, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, चलो जल्दी चलें, मिहिर ने बेसब्री से कहा। मिहिर भले ही घमंडी और रूखा है लेकिन उसकी कल्टीवेशन सब में सबसे ऊंची है। अगर मुसीबत आई तो हमें उस पर ही भरोसा करना होगा। सिल्वर लेवल मिशन को पूरा करने के लिए कियारा और बाकियों ने मिहिर से ज्यादा बहस नहीं की। रेड मून कैंप की यात्रा आसानी से हुई और रास्ते में कोई खतरा नहीं आया। कियारा और बाकियों ने रेड मून कैंप से कीमती सामान ले जाने वाली गाड़ी ली और उसी रास्ते से वापस लौटे। इस डिब्बे में क्या है? अर्पित ने गाड़ी पर रखे लोहे के डिब्बे को उत्सुकता से देखा जिस पर मोहरें लगी थीं। इसमें क्या है? इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर तुम्हें पता चल जाए तो क्या तुम इसे लेने की हिम्मत करोगे? अगर सेक्ट का कीमती सामान खोल लिया जाए तो सेक्ट हमारा पीछा करेगा। अभी जरूरी यह है कि हमें मिशन जल्दी पूरा करना है और वो 20,000 योगदान अंक लेने हैं, कियारा ने कहा। अर्पित मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। वो बस उत्सुक था। रुद्र की ऊर्जा सागर में सिर्फ 30% ताकत बची थी और उसकी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। लंबी यात्रा के बाद उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था और सांस भी फूल रही थी। सीनियर रुद्र, क्या आप थक गए हैं? थोड़ा आराम करना चाहते हैं? कियारा पास आई और पूछा। नहीं, अभी 40 मील बाकी हैं, चलते रहें। रुद्र ने सिर हिलाया। मैंने कहा था ना, ये लड़का बेकार है, इसे साथ ले जाओगे तो बोझ बनेगा। इसे देखो, मदद तो कर नहीं सकता, उल्टा हमें इसकी देखभाल के लिए हाथ बटाना पड़ रहा है, मिहिर ने गुस्से से कहा। कियारा कुछ कहने वाली थी कि तभी सामने से जोर की आवाज आई। बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियां पहाड़ी से लुढ़क कर नीचे आईं और रास्ता रोक दिया। घोड़े डर गए और भाग गए। तुरंत बाद पहाड़ी पर 10 से ज्यादा नकाबपोश लोग दिखे। उनके हाथ में हथियार थे और वो नीचे कियारा और बाकियों को गुस्से से देख रहे थे। नहीं, ये कैंगशान डाकू हैं, मिहिर ने जोर से चिल्लाया। ये 3 शब्द सुनते ही कियारा और बाकियों के चेहरे बदल गए। सांची सेक्ट में 1.5 साल से रहने वाला हर शिष्य कैंगशान डाकुओं के बारे में सुना होगा। ये सांची सेक्ट के इलाके में सक्रिय चोरों का समूह है। सब मार्शल आर्ट्स करने वाले हैं। ये जलाने, मारने और लूटने का काम करते हैं और इनके तरीके बहुत क्रूर हैं। इनकी संख्या 14 है, हमसे कहीं ज्यादा।
इनमें एक 9वें स्तर का ऊर्जा रिफाइनिंग वाला योद्धा भी है। कोई रास्ता नहीं है, हमें ये मिशन छोड़ना होगा। अगर सामान चला जाए तो ज्यादा से ज्यादा मिशन फेल हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो मर जाएंगे, मिहिर ने कहा और रुद्र की तरफ देखा। तू जाकर इनका ध्यान भटका ताकि हमें भागने का वक्त मिले। रुद्र ने मिहिर की बात अनसुनी कर दी। बेवकूफ, मैंने कहा कुछ लोगों का ध्यान भटकाओ, लेकिन तू हिल भी नहीं सकता। तेरा क्या फायदा, मिहिर ने गुस्से से कहा। मिहिर, हद मत करो, सामने कैंगशान डाकू हैं, इतने सारे लोग हैं। सीनियर रुद्र से इन्हें रोकने को कहना क्या उनकी जान लेने जैसा नहीं है। अर्पित से बर्दाश्त नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा हम मिशन छोड़ देंगे। सीनियर रुद्र, इन चीजों की चिंता मत करो, हम पीछे हट सकते हैं, कियारा ने दांत पीसते हुए कहा। मिशन से ज्यादा जिंदगी जरूरी है। मिशन गया तो दोबारा लिया जा सकता है, जिंदगी गई तो कुछ नहीं बचेगा। पीछे हटने की जरूरत नहीं, हम इनसे लड़कर निपट लेंगे। रुद्र ने पहाड़ी की चोटी पर खड़े 14 कैंगशान डाकुओं को देखा। तू सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि बेवकूफ भी है। क्या सच में सोचता है कि 7वें स्तर की ऊर्जा रिफाइनिंग से कैंगशान डाकुओं से लड़ सकता है? अगर नहीं भागेगा तो यहाँ मरने के लिए रुक जा, मिहिर ने ठंडे लहजे में कहा। मैं सच में ज्यादा चतुर नहीं हूँ, लेकिन तेरे मुकाबले में चतुर हूँ, रुद्र ने मिहिर को देखा। कैंगशान डाकू क्रूर और खतरनाक हैं। जहां जाते हैं वहां कोई जिंदा नहीं बचता। हमारे सांची सेक्ट ने इतने सालों में इन्हें खत्म नहीं किया, इससे पता चलता है कि ये कितने ताकतवर हैं। अगर वो सच में कैंगशान डाकू होते तो क्या हमारे पास बचने का मौका होता? मिहिर की आंखें झपकी। वो रुद्र की तरफ देखना नहीं चाहता था। छोड़ो, अब तेरे साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, इन्हें घेर लो। मिहिर ने हाथ हिलाया और पहाड़ी पर खड़े कैंगशान डाकू नीचे दौड़ पड़े और रुद्र और बाकियों को घेर लिया। कियारा और बाकियों के चेहरे फिर बदल गए। सबको समझ आ गया कि ये कैंगशान डाकू मिहिर के साथी थे। क्यों? कियारा ने दांत पीसते हुए मिहिर को घूरा। क्यों? 20,000 योगदान अंकों के लिए 4 लोगों में बांटने पर मुझे पहले ही कम लग रहा था। तू एक हारे हुए को लाई और 5 लोगों में बराबर बांटना चाहती थी। मैं बराबर नहीं बांटना चाहता, मुझे सारे अंक चाहिए, मिहिर ने क्रूर हंसी के साथ कहा और कियारा के सुडौल शरीर को बेशर्मी से देखा। कियारा बहुत सुंदर है, महिला शिष्यों में सबसे अच्छी। वो रोज सजती नहीं, लेकिन उसकी खूबसूरती शानदार है। मिहिर उसे लंबे समय से चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। आज मौका था। वो कियारा को जिंदा पकड़ेगा और मजे लेगा। ये सोचकर मिहिर ने अपने सूखे होंठ चाटे। तो तूने यहाँ लोगों को छुपाया, कैंगशान डाकुओं का नाटक किया ताकि हम डरकर भाग जाएं। अब जब हम नहीं डरे तो तुझे मजबूरी में हमला करना पड़ रहा है, कियारा ने मिहिर को घूरते हुए कहा। तेरा शरीर टूटा है लेकिन दिमाग नहीं, तो क्या? मिहिर ने दांत दिखाए। मिहिर, तूने बाहरी लोगों के साथ मिलकर गरुड़ पैलेस का सामान लिया। अगर गरुड़ पैलेस को पता चला तो तू और ये बाहरी लोग वांटेड हो जाओगे। बेहतर होगा कि तू इन्हें पीछे हटा ले। हम ऐसा मान लेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, रूही ने गंभीर आवाज में कहा। क्या गरुड़ मंदिर को पता चलेगा? नहीं, क्योंकि मरे हुए लोग बोल नहीं सकते, मिहिर ने हंसते हुए कहा। कियारा और बाकियों के चेहरे अचानक बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिहिर उन्हें मारना चाहता है। कियारा, चिंता मत कर, मैं तुझे जीने का मौका दूंगा। बस मुझे अच्छे से खुश कर दे। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो तुझे जीने दूंगा और तुम दोनों को भी मौका देता हूं। जो पहले इस बेकार लड़के को मारेगा उसे जीने दूंगा। मिहिर ने रुद्र की तरफ इशारा किया। अर्पित ने दांत पीसे। रूही का चेहरा तजहाज में था और सबके चेहरे पीले पड़ गए। कियारा ने तलवार से मिहिर पर हमला किया। उसकी 8वें स्तर की ऊर्जा रिफाइनिंग की ताकत निकली। हरी तलवार हवा में गिरी, जैसे कोई पत्ता धीरे धीरे गिर रहा हो, लेकिन असल में बहुत तेज थी। मिहिर ने ठंडी हंसी हंसी, हाथ बढ़ाया और उसके 5 उंगलियों पर नुकीले लोहे के पंजे दिखे। उसने तलवार को सीधे पकड़ लिया। तलवार पकड़ में आ गई और कियारा उसे छोड़ा नहीं पाई। वो वहीं रुक गई। अर्पित और रूही ने दूसरी तरफ से मिहिर पर हमला किया। सिर्फ मिलकर पहले मिहिर को हराने से, फिर उसे धमकी देकर इन कैंगशान डाकुओं से बच सकते थे। वापस जाओ सब, मिहिर ने कियारा को धक्का दिया और अर्पित व रूही के कंधों पर लात मारी। दोनों पीछे गिरे और घायल हो गए। कियारा के चेहरे पर उदासी छा गई।
उसे उम्मीद नहीं थी कि तीनों मिलकर भी मिहिर को नहीं हरा पाए। बस तुम और मेरा दुश्मन बनना चाहते हो? मिहिर ने ठंडी सांस ली। मुझे करने दो। रुद्र उछला और इससे पहले कि कियारा और बाकी कुछ कह पाते, उसने पीछे से चाकू से मिहिर पर हमला कर दिया। तू एक हारा हुआ है जो अपनी ताकत से ज्यादा सोचता है। वो लोग मेरे लिए काफी नहीं थे, तू तो दूर की बात है। देखता हूँ तेरी खोपड़ी नहीं तोड़ दी तो। मिहिर के पंजों ने तेजी से रुद्र के सिर पर हमला किया। जैसे ही उसने रुद्र का सिर छुआ, मिहिर मुस्कुराया। वो उसका सिर कुचलने वाला था, लेकिन अचानक उसके उंगलियों में खालीपन महसूस हुआ। क्या कम पड़ गया? मिहिर की मुस्कान जम गई। जब उसने रुद्र को देखा, वो गायब हो चुका था। उसकी आंखों में एक डरावनी तलवार की ऊर्जा दिखी। क्या? मिहिर को अपनी जिंदगी का खतरा महसूस हुआ। उसने पूरी कोशिश की कि वो बच जाए, लेकिन वो बहुत तेज था। वो बस थोड़ा साइड में हटा ताकि उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बच जाए, लेकिन उसका आधा कंधा, बायां हाथ और बायां पैर तलवार की ऊर्जा से कट गया। एक तेज चीख के साथ मिहिर जमीन पर गिर पड़ा। तलवार की कल्टीवेशन! कियारा और बाकी हैरान रह गए। वो रुद्र को देखते रहे, जो तलवार की ऊर्जा से घिरा था। सिर्फ तलवार की कल्टीवेशन करने वाला ही तलवार की ऊर्जा छोड़ सकता है। कैंगशान डाकुओं का नाटक करने वाले, मार्शल आर्ट्स करने वाले डर से पीले पड़ गए और तुरंत भाग गए। भले ही उनकी सबसे ऊंची कल्टीवेशन 9वें स्तर की ऊर्जा रिफाइनिंग थी, वो सेक्ट के योद्धा नहीं थे, बल्कि मिहिर ने पैसे देकर बुलाए हुए बिखरे हुए कल्टीवेशन करने वाले थे। 9वें स्तर के बिखरे हुए कल्टीवेशन करने वाले आमतौर पर सेक्ट के योद्धाओं से बहुत कमजोर होते हैं। वो शायद मिहिर को भी नहीं हरा सकते, बस भीड़ बढ़ाने के लिए थे। मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हें 2 गुना नहीं 3 गुना दाम दूंगा। मिहिर ने तेज दर्द सहते हुए चिल्लाया, लेकिन वो बिखरे हुए कल्टीवेशन करने वाले उसकी बात नहीं सुनते। वो पहले ही गायब हो चुके थे। मिहिर का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने रुद्र को अपनी तरफ आते देखा। मैं दीवान परिवार का वंशज हूं। अगर तूने मुझे मारा तो मेरा दीवान परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे परिवार में इनर सेक्ट में लोग हैं। मिहिर ने दांत पीसते हुए कहा। इनर सेक्ट शिष्य? कियारा और बाकियों के चेहरे अचानक बदल गए। बाहरी सेक्ट और इनर सेक्ट के शिष्यों में बहुत बड़ा अंतर है। बाहरी सेक्ट वाले आधे शिष्य माने जाते हैं, जबकि इनर सेक्ट वाले असली शिष्य होते हैं। अगर मिहिर के पास सच में इनर सेक्ट में कोई था, तो उसे मारने से बड़ी मुसीबत हो सकती थी। कियारा और बाकियों के चेहरे देखकर मिहिर ने दांत पीसते हुए कहा, डर गए ना? अगर डर गए तो जल्दी मुझे उठाओ, और तू हारे हुए अपने हाथ काट दे, और तब तक इंतजार कर जब तक मैं अपने चचेरे भाई को बुलाकर तुझे सजा न दूं, और वो 20,000 योगदान अंक भी देने होंगे। अचानक रुद्र ने मिहिर के दाएं हाथ पर पैर रखा। हड्डी टूटने की आवाज के साथ मिहिर चीख पड़ा। रुद्र की आंखों में कातिलाना इरादा देखकर मिहिर ने जल्दी चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, योगदान अंक भी नहीं। अब बहुत देर हो गई। रुद्र के हाथ में सैकड़ों बार रिफाइंड लोहे का चाकू मिहिर की गर्दन पर चला। मिहिर को मारना रुद्र के लिए बोझ नहीं था, क्योंकि ऐसा लड़का मरने के लायक था। अगर उसे नहीं मारा तो बाद में मिहिर पागलपन से बदला लेगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि कियारा और बाकियों को भी नुकसान होगा। मिहिर की मौत से कियारा और बाकियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। आखिरकार पहले हमला मिहिर ने ही किया था। 4 लोगों का समूह आगे बढ़ता रहा। रुद्र और कियारा आगे आगे गाड़ी की रखवाली कर रहे थे, और अर्पित और रूही पीछे पीछे चल रहे थे। कियारा और रुद्र बिना मतलब की बातें करते रहे। कभी कभी वो चुपके से अपनी आंखों के कोने से रुद्र को देखते, फिर ध्यान से नजर हटा लेते। पीछे चल रहे अर्पित और रूही ने कियारा के छोटे छोटे इशारे देख लिए थे। वो मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर रुद्र तलवार की कल्टीवेशन करने वाले होंगे, अर्पित ने भावुक होकर कहा। तलवार की कल्टीवेशन करने वाले बहुत कम होते हैं। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, बस सुना था। आज देखा तो तलवार की कल्टीवेशन सच में डरावनी थी। सिर्फ 7वें स्तर की ऊर्जा रिफाइनिंग से उन्होंने एक ही वार में 8वें स्तर के शिखर पर रहे मिहिर को बुरी तरह घायल कर दिया। बस अफसोस है कि सीनियर रुद्र का ऊर्जा सागर सिर्फ 30% बचा है, रूही ने अफसोस से कहा। पास खड़े अर्पित पहले चौंके, फिर आह भरी।
ऊर्जा सागर के नुकसान का असर न सिर्फ ताकत दिखाने पर पड़ता है, बल्कि भविष्य में ऊंचे स्तर तक पहुंचने पर भी पड़ता है। रुद्र का अगला स्तर तक पहुंचना पूरी तरह ठीक चीज सागर वाले योद्धाओं से ज्यादा मुश्किल होगा। बाकी की यात्रा आसानी से हुई, कोई परेशानी नहीं आई। गरुड़ पैलेस, बाहरी मामलों का हॉल। कियारा ने सीधे मिशन का टोकन दे दिया। सिल्वर लेवल मिशन। बाहरी मामलों के हॉल के डीकन ने कियारा को हैरानी से देखा, क्योंकि गरुड़ पैलेस का बाहरी मामलों का हॉल बहुत कम मिशन जारी करता है। कांस्य स्तर के मिशन भी ज्यादा नहीं होते, सिल्वर लेवल की तो बात ही छोड़ो। लेकिन डीकन ने टोकन और मिशन को ध्यान से जांचा। ये सच में गरुड़ पैलेस के बाहरी मामलों के हॉल का सिल्वर लेवल मिशन था। डीकन को हैरानी हुई कि ये मिशन गरुड़ पैलेस के मालिक ने खुद जारी किया था। इसे कहते हैं खास मिशन, जो किसी खास इंसान के लिए बनाया जाता है। डीकन ने कियारा को गहरी नजर से देखा। उसका पहले का ठंडा रवैया बदल गया और वो नम्र हो गया। आपका मिशन पूरा हो गया है। कुल 20,000 योगदान अंक हैं। आप इन्हें कैसे बांटना चाहते हैं? मेरा सुझाव है कि 8,000 योगदान अंक सीनियर रुद्र को दें और अर्पित सीनियर भाई और रूही सीनियर बहन को बराबर बांट दें। आप क्या सोचते हैं? कियारा ने अर्पित और बाकियों को देखा। कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुमने कहा वैसे बांट लो, अर्पित और रूही ने जल्दी कहा। बराबर बांट लेते हैं, रुद्र ने कहा। सीनियर रुद्र, अगर आप न होते तो हम शायद यहाँ खड़े न होते। अगर आप इसे नहीं लेंगे तो हमें सबको बुरा लगेगा, कियारा ने जल्दी कहा। जूनियर ये सही कह रही है। अगर आप न होते सीनियर रुद्र तो हम कब के मर गए होते। सीनियर रुद्र, ये आपके हक का है, अर्पित और रूही ने भी कहा। अगर ऐसा है तो मैं नानुकुर नहीं करूंगा। रुद्र ने और मना नहीं किया, क्योंकि उसे भी योगदान अंकों की जरूरत थी चीजें बदलने के लिए। रुद्र को मानते देख कियारा का मन शांत हुआ। डीकन साहब, हमने सिल्वर लेवल मिशन पूरा कर लिया है। क्या हम दूसरी मंजिल की चीजें बदल सकते हैं? कियारा ने बाहरी मामलों के हॉल के डीकन से पूछा। दूसरी मंजिल? अर्पित और रूही हैरान दिखे। सिर्फ रुद्र थोड़ा चौंका, क्योंकि वो पहले इनर सेक्ट में जा चुका था। उसे पता था कि बाहरी मामलों के हॉल में 3 स्तर की अदला बदली होती है। पहली मंजिल पर बाहरी सेक्ट के शिष्य कुछ भी बदल सकते हैं। वहां साधारण घाव की दवा, आध्यात्मिक पत्थर के टुकड़े और कभी कभी कल्टीवेशन के लिए आध्यात्मिक तरल मिलता है। दूसरी मंजिल अलग है। सिर्फ इनर सेक्ट शिष्य और डीकन ही वहां से चीजें बदल सकते हैं, और वहां की चीजें पहली मंजिल से कहीं बेहतर होती हैं। हाँ, लेकिन सिल्वर लेवल मिशन पूरा करने पर ही बदल सकते हैं। डीकन ने सिर हिलाया और दूसरी मंजिल का कैबिनेट खोला। खुले कैबिनेट में कई चीजें थीं। निचले दर्जे की पीली स्तर की मार्शल आर्ट्स, इलाज की दवा और निचले दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर। क्या वो जादुई दवा है? अर्पित ने आखिर में रखे लाल रंग के फल की ओर इशारा किया, जो लाल जेड की तरह दिखता था। हाँ, इसे स्पिरिट गैदरिंग फ्रूट कहते हैं। इसे तोड़ते वक्त गलती से नुकसान हो गया था। इसमें सिर्फ 10% दवा की ताकत बची है, इसलिए इसे दूसरी मंजिल पर रखा है। भले ही इसमें 10% ताकत बची हो, इसकी कीमत कम नहीं है। इसे बदलने के लिए 7,500 योगदान अंक चाहिए, डीकन ने कहा। इतना महंगा? रूही ने चौंक कर कहा। वो साल भर मिशन करके सिर्फ 8,000 अंक कमाते हैं। इस बार उन्हें 4,000 अंक मिले, जो 4 साल के मिशन के बराबर है, और ये दवा अधूरी है। फिर भी 7,500 अंक चाहिए। महंगा? जादुई दवा बहुत दुर्लभ होती है। लाखों ऐसी जड़ी बूटियों में से एक दवा बनती है। इसके अलावा इसे बनने में कम से कम 10 साल की प्राकृतिक कल्टीवेशन चाहिए। इस स्पिरिट गैदरिंग फ्रूट में आध्यात्मिक ऊर्जा जमा है, जिसे मार्शल आर्ट्स करने वाला सीधे सोख सकता है। अगर ये पूरा फल होता तो इसमें इतनी ऊर्जा होती कि 9वें स्तर का ऊर्जा रिफाइनिंग वाला योद्धा फ्यूजन रियल्म तक पहुंचने की उम्मीद कर सकता। डीकन ने ठंडी सांस ली। अगर कियारा की पहचान खास न होती तो वो इतना समझाने की जहमत न उठाता। डीकन, इसे मेरे लिए निकाल दीजिए, रुद्र ने कहा। सीनियर रुद्र, क्या आप इसे लेना चाहते हैं? ये 7,500 योगदान अंक हैं, अर्पित ने जल्दी सलाह दी। उसे डर था कि डीकन की बात सुनकर रुद्र जल्दबाजी में अपने अंक बर्बाद कर देगा। पूरा स्पिरिट गैदरिंग फ्रूट ही योद्धाओं को फ्यूजन रियल्म तक पहुंचने की उम्मीद देता है। इसमें सिर्फ 10% ताकत बची है,
इससे अगला स्तर तक पहुंचना मुश्किल है। इन 7500 अंकों से ऊर्जा रिफाइनिंग तरल लेना बेहतर है। उसकी मात्रा 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए काफी होगी। क्या आप पक्का बदलना चाहते हैं? डीकन ने रुद्र से पूछा। बदलना है, रुद्र ने पक्के तौर पर सिर हिलाया। रुद्र को बदलने पर अड़ा देख अर्पित और बाकियों ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार बदलना रुद्र की मर्जी थी। उन्हें भले ही ये ठीक न लगे, वो रोक नहीं सकते थे। डीकन ने स्पिरिट गैदरिंग फ्रूट निकाला और रुद्र ने उसे ध्यान से रख लिया। अर्पित और बाकियों ने ऊर्जा रिफाइनिंग तरल और दूसरी चीजें एक्सचेंज की। रुद्र को हैरानी हुई कि कियारा ने कुछ नहीं लिया। आपने कुछ क्यों नहीं लिया? रुद्र ने पूछा। अभी जरूरत की कोई चीज नहीं है और ऊर्जा रिफाइनिंग तरल मेरे लिए बेकार है। कियारा मुस्कुराई, फिर रुद्र को हाथ हिलाया और धीरे से बोली, सीनियर रुद्र, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूं। कहां चलना है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ी। मेरे साथ आओ तो पता चल जाएगा। कियारा ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए रास्ता दिखाया। रुद्र मना नहीं कर सका और उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद रुद्र कियारा के साथ एक ऊंचे दरवाजे पर पहुंचा। वहां 2 तगड़े पहरेदार खड़े थे। रुद्र हैरान हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले वो यहाँ आया था। ये गरुड़ पैलेस का मुख्य महल था। जब रुद्र इनर सेक्ट शिष्य बना था, उसने यहाँ पदोन्नति समारोह पूरा किया था। जब पदोन्नति न हो तो ये गरुड़ पैलेस के मालिक का रसोई घर होता है। बाहरी सेक्ट में 8 महल मालिक होते हैं। हर मालिक का रुतबा सांची सेक्ट में एल्डर से थोड़ा कम होता है। इसके अलावा वो एक महल पर हुकूमत करता है, यानी उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। जूनियर कियारा मुझे यहाँ क्यों लाई? रुद्र ने पूछा। सीनियर रुद्र, आप गरुड़ पैलेस में 100 साल में एक बार मिलने वाले तलवार की कल्टीवेशन करने वाले हैं। आपको बाहरी सेक्ट में दबना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। किससे मिलवाना है? रुद्र ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अंदर चलो तो पता चल जाएगा। कियारा ने बात टाल दी। रुद्र की आस्तीन खींची और आगे बढ़ गई। दोनों पहरेदारों ने कियारा को नहीं रोका। ऐसा लगता था कि वो उसे पहले से जानते थे और इसकी आदत थी। उन्होंने बस कियारा को रुद्र को खींचते हुए मुख्य महल में जाते देखा। मुख्य महल के अंदर की सजावट बहुत शानदार है। चारों दीवारों पर ढेर सारे चमकते मोती जड़े हैं। वो फ्लोरोसेंट रोशनी से चमकते हैं और आसपास को दिन की तरह रोशन करते हैं। महल के हॉल में भूरे बालों वाला गरुड़ पैलेस का मालिक विश्वनायक सिंह मुख्य सीट पर बैठा है। वो अपने हाथ में स्क्रॉल देख रहा है और उसके हाव भाव में एक शाही अंदाज दिखता है। चाचा जी! कियारा अंदर आई और चिल्लाई, ये लड़की, तुम्हें मुख्य हवेली आने का वक्त कैसे मिला? क्या तुम्हें अपने चाचा की मदद चाहिए? विश्वनायक सिंह ने सिर उठाया और कियारा को देखकर मुस्कुराया। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। इस बार मैं आपके लिए एक प्रतिभाशाली लड़का लाई हूं। कियारा ने रुद्र की तरफ इशारा किया। प्रतिभाशाली? विश्वनायक सिंह की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसे रुद्र चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि उसे पहले कहां देखा था। उसने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत भौहें सिकोड़ ली। उसकी कल्टीवेशन के स्तर से पता लगाना मुश्किल था कि रुद्र का ऊर्जा सागर टूटा हुआ है और सिर्फ 30% पूरा क्षी सागर बचा है। अच्छे से देखें तो वो मुश्किल से योद्धा कहलाएगा और बुरे से वो बेकार इंसान है। लड़की, मजाक भी कोई ढंग से करना चाहिए, विश्वनायक सिंह ने डांटते हुए कहा। चाचा जी, मैं मजाक नहीं कर रही। रुद्र सच में प्रतिभाशाली हैं। वो तलवार की कल्टीवेशन जानते, कियारा ने जल्दी कहा। विश्वनायक सिंह ने अपनी डांट भरी नजरें हटाईं और रुद्र को हैरानी से देखा। क्या तुम सच में तलवार की कल्टीवेशन जानते हो? रुद्र ने कुछ नहीं कहा और उसके शरीर के चारों तरफ तलवार की ऊर्जा उभर आई। तलवार की ऊर्जा को देखकर विश्वनायक सिंह की आंखें अचानक चमक उठीं। तलवार की कल्टीवेशन करने वाले बहुत कम होते हैं। लाखों मार्शल आर्ट्स करने वालों में शायद एक भी न मिले। लेकिन रुद्र के ऊर्जा सागर को देखकर विश्वनायक सिंह को अफसोस हुआ। अगर रुद्र का ऊर्जा सागर ठीक होता तो सिर्फ तलवार की कल्टीवेशन के दम पर उसे सीधे इनर सेक्ट शिष्य बनाया जा सकता था, या शायद कोर शिष्य भी। अफसोस, ऊर्जा सागर सिर्फ 30% बचा है। चाचा जी,
सीनियर रुद्र बहुत शानदार तलवारबाज हैं। अगर उनकी प्रतिभा के साथ वो गरुड़ हॉल में बाहरी सेक्ट के शिष्य बने रहें तो उनकी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं उन्हें आपके पास लाई, कियारा ने जल्दी कहा। तू सही कह रही है, प्रतिभाशाली बाहरी सेक्ट शिष्यों को दबना नहीं चाहिए। चिंता मत कर, तेरा चाचा गरुड़ हॉल के मालिक हैं। मैं किसी भी प्रतिभाशाली बाहरी शिष्य के साथ बुरा नहीं करूंगा। उसकी प्रतिभा के साथ इनर सेक्ट में जाना मुश्किल नहीं है और वो तलवारबाज भी है। मैं उसे पूरी तरह ट्रेन करने की कोशिश करूंगा, विश्वनायक सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वो आधा बेकार हो, लेकिन तलवार की कल्टीवेशन करने वाला है तो इनर सेक्ट शिष्य बनना बड़ी बात नहीं है। एक और इनर सेक्ट शिष्य का होना गरुड़ पैलेस के लिए अच्छी बात है। आखिरकार 8 बाहरी सेक्ट महलों में बहुत प्रतिस्पर्धा है। इस साल गरुड़ पैलेस से सिर्फ 19 इनर सेक्ट शिष्य बने, जो 8 महलों में दूसरा सबसे कम है। एक और शिष्य से गरुड़ मंदिर अपनी कमजोरी थोड़ी ठीक कर सकता है। विश्वनायक सिंह की बात सुनकर कियारा के चेहरे पर उत्साह दिखा। उसे पता था कि रुद्र दबेगा नहीं। उसे अचानक विश्वनायक सिंह से मिलवाने का फैसला उसकी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा फैसला था। विश्वनायक सिंह के वचन से रुद्र को भविष्य में ट्रेनिंग मिलेगी और उसका मार्शल आर्ट्स का सफर बहुत आगे जाएगा। तुम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ और फिर रुद्र के लिए इंतजाम करूंगा, विश्वनायक सिंह ने दोनों से कहा। विश्वनायक सिंह के जाने के बाद कियारा ने रुद्र को उत्साह से खींचा और बोली, रुद्र, चाचा जी ने ऐसा कहा, मतलब वो आपकी प्रतिभा को मानते हैं और भविष्य में आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। कियारा, तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, रुद्र ने कहा। सांची सेक्ट में किसी का साथ होना और न होना बहुत फर्क डालता है। रुद्र को अभी इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अगर विश्वनायक सिंह उसका साथ दे तो वो बहुत समय बचा सकता है। मार्शल स्पिरिट सीड को ठीक करने में जितना कम वक्त लगे, उसकी सही हालत उतनी बेहतर होगी। जितना ज्यादा वक्त लगेगा, उसकी हालत उतनी खराब होगी और शायद नाकामी का खतरा भी हो। सीनियर रुद्र, हम इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। भविष्य में जब आप इनर सेक्ट में जाएंगे और इनर सेक्ट शिष्य या कोर शिष्य बनेंगे तो बस ये मत कहना कि मुझे नहीं जानते। कियारा ने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा और गाल लाल करते हुए कहा। नहीं कहूंगा, रुद्र ने जवाब दिया, लेकिन उसने कियारा के चेहरे को नहीं देखा क्योंकि उसका दिमाग स्पिरिट गैदरिंग फ्रूट पर था। दूसरों के लिए 10% दवा की ताकत वाला स्पिरिट गैदरिंग फ्रूट ज्यादा असरदार नहीं होगा, लेकिन रुद्र के लिए ये तलवार की हड्डियां जमा करने की चाबी था। सही नींव 3 चरणों में बनती है। पहला है तलवार की नसें बनाना, दूसरा है तलवार की हड्डियां जमा करना और आखिरी है तलवार की आत्मा को गाढ़ा करना। ये तीनों चरण पूरे करने से ही सही नींव बनती है। अंदर के मंडप में विश्वनायक सिंह अपने हाथ पीछे बांधे हुए था और दूर झील को देख रहा था। हवा का एक झोंका आया, झील की सतह चमक उठी और दोनों तरफ की झुकी हुई विलो हवा में नाच रही थी। महल मालिक, हरे कपड़े वाला एक बूढ़ा आदमी हवा में से आया, मंडप के बाहर उतरा और विश्वनायक सिंह को हाथ जोड़ा। जांच कैसे हुई? विश्वनायक सिंह ने पूछा। रुद्र अमोघ राज्य के मौर्य परिवार का असली बेटा है। वो 3 साल पहले हमारे गरुड़ पैलेस में आया था। उसकी प्रतिभा अच्छी है और इस साल वो 5वें नंबर पर था। 6 दिन पहले उसे इनर सेक्ट में पदोन्नति मिली थी और आपने महल मालिक खुद उसे इनर सेक्ट शिष्य का दर्जा दिया था, हरे कपड़े वाले बूढ़े ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे वो जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि कहाँ देखा। तो 6 दिन पहले देखा था। विश्वनायक सिंह ने सिर हिलाया, फिर पूछा, तो वो इनर सेक्ट शिष्य बन गया था, फिर गरुड़ हॉल में वापस क्यों आया? उसे बर्बाद कर दिया गया, हरे कपड़े वाले बूढ़े ने गंभीरता से कहा। जैसा सोचा था, विश्वनायक सिंह ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन हैरानी नहीं हुई। चाहे बाहरी सेक्ट शिष्य हो या इनर सेक्ट शिष्य, प्रतिस्पर्धा बहुत सख्त है। इनर सेक्ट शिष्य बनने से ये पक्का नहीं कि सब ठीक रहेगा। असल में इनर सेक्ट शिष्यों की लड़ाई बाहरी सेक्ट शिष्यों से भी ज्यादा क्रूर होती है। जब उसे पता चला कि रुद्र की ऊर्जा सिर्फ 30% है, विश्वनायक सिंह ने अनुमान लगा लिया था कि उसे बर्बाद कर दिया गया। महल मालिक, आपने रुद्र की जांच क्यों सोची? क्या यह रिया की वजह से है?
हरे कपड़े वाले बूढ़े ने पूछा। विश्वनायक सिंह का चेहरा अचानक बदल गया। रिया कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि महल मालिक की सीधी शिष्या थी। अभी सांची सेक्ट में वो बहुत मशहूर है और भविष्य में सेक्ट मास्टर की अगली उम्मीदवार बनने की बड़ी उम्मीद है। अगर रिया भविष्य में सेक्ट मास्टर न बन सके तो भी सेक्ट मास्टर की सीधी शिष्या के तौर पर वो आंतरिक मामलों के एल्डर की जगह ले सकती है। अब सेक्ट में कई बड़े अधिकारी रिया से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छे रिश्ते न बन सकें तो कम से कम उसे नाराज करने से बचते हैं। रुद्र का रिया से क्या रिश्ता है? विश्वनायक सिंह ने गहरी आवाज में पूछा। मेरे अधीन लोगों ने पता लगाया कि रुद्र को रिया के लोगों ने बर्बाद किया, हरे कपड़े वाले बूढ़े ने कहा। क्या रिया की रुद्र से दुश्मनी है या रुद्र ने उसे नाराज किया? विश्वनायक सिंह ने भौहें सिकोड़कर पूछा। दोनों नहीं, हरे कपड़े वाले बूढ़े ने सिर हिलाया, फिर चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला। मेरी जांच के मुताबिक रिया कई सालों से कुछ लोगों के मार्शल स्पिरिट सीड चुरा रही है ताकि अपनी मार्शल आर्ट्स को बढ़ा सके। उसकी 7वें ग्रेड की थंडर बीस्ट मार्शल स्पिरिट पहले 6ठे ग्रेड की थी, लेकिन कई मार्शल स्पिरिट सीड निगलने के बाद वो 7वें ग्रेड पर पहुंची। विश्वनायक सिंह का चेहरा थोड़ा बदल गया। मार्शल स्पिरिट सीड लेना एक वर्जित चीज थी। अगर ये बात फैल गई तो बहुत बड़ा असर होगा, लेकिन अगर रिया ऐसा कर रही है तो उसके पीछे कोई सहारा जरूर होगा, शायद कोई बड़ा शख्स भी, वरना रिया सेक्ट में इतनी बेखौफ कैसे हो सकती थी? अमोघ राज्य का मौर्य परिवार तो ये काउंटी के एक छोटे परिवार का असली बेटा है। कोई आश्चर्य नहीं कि रिया ने उसे निशाना बनाया। भले ही उसे बर्बाद कर दिया गया और उसका मार्शल स्पिरिट सीड ले लिया गया, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। विश्वनायक सिंह ने आह भरी। अगर रुद्र का रिया से कोई रिश्ता न होता तो विश्वनायक सिंह उसे ट्रेन करने में परहेज न करता, लेकिन अभी के लिए इसे भूल जाओ। एक आधे बेकार तलवारबाज के लिए ताकतवर रिया को नाराज करना, क्या यह मुसीबत मोल लेना नहीं है? लगभग 15 मिनट रुद्र और कियारा को विश्वनायक सिंह का इंतजार नहीं था, बल्कि हरे कपड़े वाले बूढ़े का था, जो मुख्य डीकन था। ये मिस, महल मालिक को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि रुद्र भले ही तलवार की कल्टीवेशन करने वाला हो, लेकिन उसका ऊर्जा सागर बहुत टूट चुका है और ठीक नहीं हो सकता। गरुड़ पैलेस के पास अभी संसाधन कम है और उसे पूरी तरह ट्रेन नहीं कर सकते। मालिक का फैसला है कि रुद्र अभी गरुड़ पैलेस में रहे। अगर वो भविष्य में तरक्की करे तो उसे इस्तेमाल किया जाएगा। हरे कपड़े वाले बूढ़े ने धीरे धीरे कहा। क्यों? कियारा तुरंत हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभी थोड़ी देर पहले वो खुश थी कि रुद्र का इस्तेमाल होगा और उसका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन एक चौथाई घंटे बाद उसे ठुकरा दिया गया। ये महल मालिक का फैसला है, हरे कपड़े वाले बूढ़े ने कहा। मुझे चाचा से मिलना है, कियारा ने दांत पीसते हुए कहा। महल मालिक बाहर गए हैं और अभी कुछ समय तक नहीं आएंगे। ये मिस, आपको मालिक के लौटने तक इंतजार करना चाहिए। मैं सिर्फ मालिक की बात पहुंचा रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरे लिए मुश्किल न खड़ी करें। हरे कपड़े वाले बूढ़े ने ठंडे लहजे में कहा। कियारा, छोड़ दो। रुद्र ने कियारा को महल में घुसने से रोका। 2 बार जिंदगी और मौत का अनुभव करने के बाद उसे दुनिया के कुछ तौर तरीके समझ आ गए थे, लेकिन कियारा ने अपने निचले होंठ को काटा। उसकी आंखें लाल थीं। जिद करने की जरूरत नहीं, चलो, रुद्र ने कहा। कियारा ने मजबूरी में सिर हिलाया। उसे भी पता था कि यहाँ और हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। अगर विश्वनायक सिंह उससे मिलना नहीं चाहता तो वो अंदर घुसकर भी किसी से नहीं मिल पाएगी। लेकिन कियारा को गलत लगा। रुद्र की इतनी बड़ी काबिलियत थी, फिर भी गरुड़ हॉल का मालिक उसे क्यों नहीं समर्थन दे रहा था। ये जानना जरूरी है कि अच्छे शिष्यों को ढूंढना और उन्हें ट्रेन करना सांची सेक्ट के 8 महलों का सबसे बड़ा काम है। अगर कोई शानदार शिष्य मिले तो हॉल मालिक को उसका साथ देना चाहिए। ये सांची सेक्ट का नियम है। कियारा को समझ नहीं आया कि गरुड़ पैलेस के मालिक विश्वनायक सिंह ने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया। उसे शक था कि इस बीच कुछ हुआ होगा जिससे विश्वनायक सिंह का रवैया इतना बदल गया। अफसोस, अभी विश्वनायक सिंह से पूछ नहीं सकती थी।
उसे मौके का इंतजार करना होगा ताकि बाद में सच पता कर सके। हरे कपड़े वाले बूढ़े ने रुद्र और कियारा को मुख्य महल से बाहर भेजा। जब वो वापस मुड़ने वाला था तभी एक इनर सेक्ट शिष्य की वर्दी पहने युवक कुछ लोगों के साथ आया। चाचा जी, आपने खुद किसी को बाहर क्यों भेजा? युवा मालिक, आप वापस क्यों आए? हरे कपड़े वाले बूढ़े ने हैरानी से कहा। मैंने बाहर की ट्रेनिंग पूरी कर ली। मैं गरुड़ पैलेस के पास था। पिताजी को बहुत समय से नहीं देखा तो उन्हें देखने आ गया। 2 दिन बाद इनर सेक्ट वापस जाऊंगा। निखिल ने अचानक पीछे हट रही कियारा की पीठ की तरफ इशारा किया और हरे कपड़े वाले बूढ़े से पूछा, उस औरत की पीठ जानी पहचानी लगती है, क्या वो कियारा है? हाँ वही है। हरे कपड़े वाले बूढ़े ने सिर हिलाया। पिताजी भी ना, ये सच है। वो बस एक पुराने दोस्त की बेटी है। प्रतिभा ज्यादा हो तो ठीक है, मुख्य महल में आने जाने देना समझ आता है, लेकिन इतनी कम प्रतिभा के साथ वो मुख्य महल में आती जाती है, क्या ये मजाक नहीं? निखिल के चेहरे पर नफरत दिखी। महल मालिक पुरानी बातों को याद रखते हैं। कियारा के पिता ने पहले मालिक की जान बचाई थी। हरे कपड़े वाले बूढ़े ने जवाब दिया। पुरानी बातें, इसमें याद करने जैसा क्या है? जो इंसान किसी काम का नहीं वो बेकार है। भले उसने पिताजी को बचाया हो, वो पुरानी बात है। वैसे वो आदमी कौन है? मुझे जाना पहचाना क्यों लगता है? निखिल ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। ओह, उसका नाम रुद्र है। वो पहले हमारे गरुड़ पैलेस का शिष्य था जो इनर सेक्ट में गया था। बर्बाद होने के बाद वो गरुड़ पैलेस वापस आया। हरे कपड़े वाले बूढ़े ने जल्दी कहा। बर्बाद होने के बाद भी गरुड़ पैलेस वापस आ सकता है? निखिल हैरान हुआ। उसके ख्याल में बर्बाद लड़के के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो गरुड़ पैलेस कैसे वापस आ सकता है? युवा मालिक, आपको नहीं पता, ये रुद्र तलवार की कल्टीवेशन जानता है। हरे कपड़े वाले बूढ़े ने कहा। तलवार की कल्टीवेशन? निखिल ने रुद्र की पीठ को देखा। उसकी आंखों में गहरी जलन थी। एक बेकार इंसान तलवार की कल्टीवेशन करने वाला बन गया? भगवान को आंखें नहीं है क्या? मैं तलवार की कल्टीवेशन करने वाला क्यों नहीं बना? अगर मैं बन जाता तो इनर सेक्ट का नंबर 1 शिष्य बनता और कोर शिष्यों में जगह पक्की करता। तलवार की कल्टीवेशन करने वाला होने से भी क्या फायदा? उसका ऊर्जा सागर सिर्फ 30% बचा है, वो आधा बेकार है। भविष्य में इनर सेक्ट में गया भी तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हरे कपड़े वाले बूढ़े ने ठंडे लहजे में कहा। आपका ये मतलब क्या है? निखिल ने उत्सुकता से पूछा। वो रुद्र पहले रिया से हारा था, लेकिन किसी तरह वो आगे बढ़कर तलवार की कल्टीवेशन करने वाला बन गया। फिर भी उसका चीसागर टूटा है, वो आधा बेकार है और भविष्य में उसकी तरक्की सीमित रहेगी। हरे कपड़े वाले बूढ़े ने लापरवाही से कहा। रिया से बर्बाद हुआ? निखिल का चेहरा जटिल हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि रुद्र उसे जाना पहचाना लगा। ये लड़का रिया का पुराना शिकार था। बाकियों को नहीं पता था कि ये शिकार क्या है, लेकिन निखिल को पता था। वो भी इसमें शामिल था और उसने रिया की मदद की थी। उसने कई लड़कों को बर्बाद किया और उनके मार्शल स्पिरिट सीड छीने। वो शिकार ज्यादातर बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन आम लोग या छोटे काउंटी परिवारों के इनर सेक्ट शिष्य थे। इनके पीछे कोई सहारा नहीं था। सांची सेक्ट के बड़े अधिकारी उनके शिकार के बारे में जानते थे, लेकिन आंखें मूंद लेते थे क्योंकि वो इनर सेक्ट के टॉप शिष्य थे और रिया कोर शिष्या थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना जाना पहचाना लगा। ये पिछले कुछ दिनों का शिकार था। निखिल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसने उस वक्त हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उसने शिकार की योजना खुद बनाई थी, इसलिए रुद्र को देखकर उसे जाना पहचाना लगा। पिछले शिकार को बर्बाद करने के बाद ज्यादातर को उनके मूल जगह भेज दिया गया था। निखिल और बाकियों को जरा भी चिंता नहीं थी कि वो शिकार पलटकर कुछ करेंगे, क्योंकि वो बेकार हो चुके थे। अगर कुछ बोलते भी तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। रिपोर्ट करने की बात, क्या फायदा? सांची सेक्ट के बड़े लोग कोर शिष्यों की बात मानेंगे या एक बर्बाद बेकार इंसान की? निखिल को उम्मीद नहीं थी कि एक शिकार बच जाएगा और फिर से नाखून उगा लेगा। भले उसका चीसागर टूटा हो, वो तलवार की कल्टीवेशन करने वाला बन गया। निखिल ने अपने सूखे होंठ चाटे, उसकी आंखें सिकुड़कर एक रेखा बन गई। ये खतरनाक चीज थी। इसे बढ़ने देना ठीक नहीं था। इसे शुरू में ही खत्म करना होगा।
रुद्र ने उदास कियारा को वापस भेजा और फिर अपने घर लौट आया। आसपास के आंगन खाली थे, माहौल शांत और सुंदर था। इस वक्त रुद्र को यह जगह बहुत अच्छी लगी। 5 मील के दायरे में कोई और नहीं था और यहाँ कुछ भी करना बहुत आसान था। बिना देर किए रुद्र ने स्पिरिट गैदरिंग फ्रूट निकाला। इसमें बची 1/10वीं आध्यात्मिक ऊर्जा वही थी जो उसे अब भी सबसे ज्यादा चाहिए थी। तलवार की कल्टीवेशन की सही नींव वो है जिसे सुद्रस ने सैकड़ों साल तक आजमा कर पूरा किया था। असली सही तलवार की कल्टीवेशन के लिए बाहर से अंदर तक पूरा बदलाव चाहिए। बाहर से तलवार की नसें और हड्डियां बनाई जाती हैं। बाहर का ढांचा पूरा होने के बाद अंदर से तलवार की आत्मा बनाई जाती है। जब तीनों चीजें बन जाएं, तो तलवार सच में सही हो सकती है। उस वक्त तलवार की नसें, तलवार की हड्डियां और तलवार की आत्मा एक हो जाती है, बाहर से अंदर और फिर अंदर से बाहर। यही तलवार की कल्टीवेशन की सबसे मजबूत और सही हालत है। रुद्र ने स्पिरिट गैदरिंग फ्रूट को कुचल दिया। उसमें से दवा की ताकत की बारीक धाराएं निकली। रुद्र ने जल्दी से इन दवा की ताकत को लिया, उसे जमीन पर डाला और फिर पुरानी और रहस्यमयी स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की आकृतियां बनाई। आध्यात्मिक ऊर्जा से नक्काशी की गई इन रूणों से एक पुराना लय निकल रहा था। दुनिया में बिखरी आध्यात्मिक ऊर्जा रूणों पर जमा होने लगी और लगातार उनमें मिलती गई। रूणों में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा तेज होती गई। आध घंटा बीत गया, आखिरी रून बन गया और स्पिरिट गैदरिंग फ्रूट की ताकत खत्म हो गई। जैसे ही स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बना, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा लहरों की तरह जमा हो गई। ब्लेड में बदलो। रुद्र ने एक खास हाथ की मुद्रा बनाई। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में ऊर्जा छोटे छोटे चाकुओं के आकार में बदल गई। सैकड़ों चाकू थे और उनसे दिल को हिलाने वाली तेजी निकल रही थी। रुद्र ने गहरी सांस ली, हाथ की मुद्रा बनाई और सैकड़ों आध्यात्मिक ऊर्जा से बने चाकुओं को अपने शरीर में डाल दिया। जैसे सैकड़ों असली चाकू उसके शरीर में घुसे हों। रुद्र को इतना दर्द हुआ कि वो लगभग बेहोश हो गया। ये तो शुरुआत थी, क्योंकि चाकू उसके शरीर से फिर से गुजरे। जब चाकू हड्डी तक पहुंचा तो हड्डी कटने का असली दर्द हड्डियों में चुभने वाला था। रुद्र ने दांत पीसे और चुपचाप दर्द सहा, क्योंकि ये जरूरी प्रक्रिया थी। आध्यात्मिक ऊर्जा से बने चाकू हड्डियों को काटते रहे और साथ ही धीरे धीरे हड्डियों में मिलते गए। जैसे जैसे ऊर्जा के चाकू मिलते गए, रुद्र की हड्डियां तेजी से बदल रही थीं। पता नहीं कितना वक्त बीता। रुद्र को लगा जैसे कई साल गुजर गए हों। जब दर्द कम हुआ तो उसके शरीर से चाकू की साफ आवाज आई। फिर हर हड्डी से चाकू की आवाज आने लगी। पूरे शरीर की 206 हड्डियों से साफ चाकू की आवाजें आ रही थीं और उसकी कल्टीवेशन का स्तर भी शुरू के 7वें स्तर से लगातार 2 स्तर बढ़कर ची रिफाइनिंग के 9वें स्तर तक पहुंच गया। रुद्र ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में हैरान करने वाली तेजी चमकी। जो तलवार की ऊर्जा पहले उसके शरीर के चारों तरफ थी, वो अब एक और ताकतवर तलवार से बदल गई थी। कान। तलवार की धार शरीर से निकली और आसमान में चढ़ गई। सतपुड़ा सांची सेक्ट के पूर्व में है, गरुड़ हॉल के करीब। ये 100 मील के दायरे में सबसे ऊंची चोटी है। इसके पीछे की खड़ी पहाड़ियां और चट्टानों की वजह से यहाँ कम लोग आते हैं। चोटी के सबसे ऊंचे हिस्से पर सफेद कपड़ों में एक लड़की हवा में नाच रही है। उसकी खूबसूरत काली आंखें गहरी और आकर्षक हैं और उसकी शानदार शक्ल किसी भी मर्द को दीवाना बना सकती है। लड़की के पीछे एक लाल पुरानी तलवार दिखी। सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी जैसे कोई पौराणिक परी हो। मिस। एक गंजा बूढ़ा पीछे से आया और सम्मान से झुका। सांची सेक्ट के मालिक की सीधी शिष्या का क्या हाल है? सफेद कपड़ों वाली लड़की ने पीछे मुड़े बिना पूछा। उसके पास 7वें ग्रेड की थंडर बीस्ट मार्शल स्पिरिट है, लेकिन वो दूसरों की मार्शल स्पिरिट निगल कर बढ़ी हुई है। 7वें ग्रेड की थंडर बीस्ट मार्शल स्पिरिट की भविष्य में बढ़ोतरी बहुत सीमित है। उसकी काबिलियत की बात करें तो ग्रेट यान सम्राट की राजधानी में वो बस औसत से थोड़ा ऊपर होगी। गंजे बूढ़े ने कहा, ऐसे दूर दराज के सेक्ट में सैकड़ों सालों से कोई बहुत काबिल इंसान पैदा करना मुश्किल रहा है। प्रतिभाशाली की तो बात ही छोड़ो, इसलिए ज्यादा उम्मीद न रखें तो बेहतर है। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। सुना कि सांची सेक्ट का नया सेक्ट मालिक एक सीधी शिष्या है, तो उत्सुकता हुई कि देखूं। अगर पुयू से मिल सकी तो अच्छा, वरना कोई बात नहीं।
देर हो रही है, चलो। सफेद कपड़ों वाली लड़की ने शांत लहजे में कहा। उसके चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। जैसे ही वो मुड़ने वाली थी, लाल पुरानी तलवार से एक साफ आवाज आई। सफेद कपड़ों वाली लड़की अचानक रुक गई। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी दिखी। पास में सच में एक तलवार की कल्टीवेशन करने वाला है और उसने तलवार की धार भी बना ली। सफेद कपड़ों वाली लड़की ने ध्यान से महसूस किया। उसका दिल थोड़ा हिला। वो तलवार की धार की लगभग जगह ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसके पीछे की लाल पुरानी तलवार ने उसी वक्त तलवार की धार छोड़ी। तलवार की धार एक खंभे जितनी मोटी थी और आसमान में उठ गई। दूर से दूसरी धार जैसे उत्तेजित हो गई और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ी। वो बस अंगूठे जितनी थी, लेकिन उसमें बहुत लचीलापन था। आसमान में 10 किलोमीटर की दो ऊर्जाएं लगभग बराबर थीं। इस धार की सघनता बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगा था कि मुझे ऐसा लड़का मिलेगा। सफेद कपड़ों वाली लड़की मीठे ढंग से मुस्कुराई, जैसे उसे अपना प्यार मिल गया हो। 100 फीट ऊंची तलवार की धार सांची सेक्ट के इलाके में दिखी, जिससे यहां तैनात एल्डर्स चौंक गए। एक चांदी के कपड़े वाला बूढ़ा हवा में उठा और तेजी से तलवार की धार के पास पहुंचा। मैं सांची सेक्ट का आंतरिक मामलों का एल्डर बलबीर हूं। पता नहीं कौन सा मार्शल दोस्त हमारे सांची सेक्ट में अभ्यास कर रहा है, चांदी के कपड़े वाले बूढ़े ने कहा। तभी तलवार की धार गायब हो गई। एक गंजा बूढ़ा और एक खूबसूरत सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखे वहां उसके सामने आ गए। अभी मुझे लगा कि सांची सेक्ट में एक तलवार की कल्टीवेशन करने वाला पैदा हुआ है, तो मैंने तलवार की धार बनाकर महसूस किया, गंजे बूढ़े ने ठंडे लहजे में कहा। चांदी के कपड़े वाले बूढ़े बलबीर ने हैरानी दिखाई और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये गंजे बूढ़े और सफेद कपड़ों वाली लड़की की वजह से नहीं था, बल्कि एक तलवार की कल्टीवेशन करने वाले के पैदा होने की वजह से था। गरुड़ पैलेस ने इनर सेक्ट को कोई खबर भी नहीं दी। जरूर गरुड़ पैलेस के लोगों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही की और उन्हें नहीं पता कि तलवार की कल्टीवेशन करने वाला पैदा हुआ। अगर वो तलवार की धार को न महसूस करता और जल्दी न पहुंचता, तो शायद सेक्ट का तलवार की कल्टीवेशन करने वाला गंजे बूढ़े के हाथ लग जाता। गरुड़ हॉल का मालिक विश्वनायक सिंह हाल के सालों में बहुत घमंडी हो गया है। उसने अपनी ड्यूटी में भी लापरवाही की। देखता हूँ मैं उसे कैसे ठीक करता हूँ। बलबीर ने मन में ठंडी सांस ली और फैसला किया कि पहले तलवार की कल्टीवेशन करने वाले को ढूंढेगा, फिर विश्वनायक सिंह से धीरे धीरे निपटेगा। गंजा बूढ़ा एक ताकतवर मार्शल योद्धा और तलवारबाज था। ऐसा इंसान ऐसा नहीं था जिसे आसानी से छेड़ा जा सके। बलबीर ये अच्छे से जानता था। सफेद कपड़ों वाली लड़की बहुत खूबसूरत थी। बलबीर, जो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जी चुका था, ने पहली बार ऐसी शानदार औरत देखी थी। इन दोनों की पहचान शायद साधारण नहीं थी। आप दोनों दूर से आए हैं, सेक्ट के अंदर बैठने क्यों नहीं आते? बलबीर ने मुस्कुराते हुए न्योता दिया। बैठने की जरूरत नहीं, मैं उस तलवार की कल्टीवेशन करने वाले से मिलना चाहता हूं, गंजे बूढ़े ने कहा। दोस्त, वो तलवार की कल्टीवेशन करने वाला हमारे सांची सेक्ट का है। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं इंतजाम कर सकता हूं, बलबीर ने जल्दी कहा। बलबीर की बात में कुछ था। उसका मतलब था कि तलवार की कल्टीवेशन करने वाला हमारे सांची सेक्ट का है। आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, लेकिन उसे ले जाने की सोच भी न करें। आप निश्चिंत रहें, मैं बस एक बार मिलना चाहता हूं, गंजे बूढ़े ने कहा। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ आई। बलबीर ने जल्दी रास्ता दिखाया। आंगन में रुद्र का पूरा शरीर तलवार की धार से घिरा था। अब भी किसी ने तलवार की धार छोड़ी थी। दोनों धार की ऊर्जाएं दूर से एक दूसरे को जवाब दे रही थीं। रुद्र को अपनी तलवार की धार को स्थिर करने में कुछ वक्त लगना था, लेकिन उस तलवार की धार की उत्तेजना से उसकी अपनी धार तेजी से बढ़ी और खुद स्थिर हो गई। तलवार स्थिर हो गई और रुद्र का आधे महीने का मेहनत का वक्त बच गया। इतना ही नहीं, जैसे ही धार तलवार की रोशनी के साथ 100 फीट तक फैली, धार और सघन हो गई। ये ऐसा था जैसे कोई रुद्र की धार को बेहतर करने में उसकी मदद कर रहा हो। हालांकि ये एक हादसा था, लेकिन रुद्र के लिए अच्छी बात थी। लेकिन थोड़ी देर में तलवार की धार रुक गई और गायब हो गई। रुद्र को मजबूरी में अपनी तलवार वापस लेनी पड़ी। पता नहीं दूसरा कौन था। क्या वो गरुड़ हॉल से है?
मैंने गरुड़ हॉल में तलवार की कल्टीवेशन करने वालों के बारे में कभी नहीं सुना। तलवार की धार थोड़ी दूर थी, क्या वो इंटरसेक्ट से हो सकता है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। अभी जो तलवार की धार महसूस हुई वो दूर थी, लेकिन बहुत ताकतवर थी। तभी आंगन के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। अर्पित खून से लथपथ लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्पित! रुद्र ने अर्पित को हैरानी से देखा। सीनियर रुद्र, प्लीज बालकनी पर जाकर जूनियर कियारा को बचाइए, अर्पित ने दांत पीसते हुए कहा। कियारा फाइट बालकनी पर है। क्या हो रहा है? कियारा फाइट बालकनी पर क्यों गई? रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। वो वहां खुद नहीं गई, उसे फाइट बालकनी पर ले जाया गया। जिसने उसे पकड़ा उसने मुझे आपको बताने को कहा कि आपको जल्दी से बालकनी पर पहुंचना होगा, वरना वो कियारा वहां मार देगा। वो कौन है? मुझे नहीं पता, अर्पित ने रोते हुए कहा। रुद्र ने तुरंत मुड़कर पूरी ताकत से यिन बालकनी की तरफ दौड़ लगा दी। वक्त बहुत कम था। रुद्र को नहीं पता था कि दूसरा कौन है, लेकिन उसे देखकर पता चल जाएगा। कियारा, प्लीज कुछ मत होना। रुद्र ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली। गरुड़ हॉल में 3 साल रहने के बाद रुद्र ने ही दूसरे शिष्यों से दोस्ती की। ऐसा नहीं कि वो दोस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि ज्यादातर शिष्य दोस्ती में फायदा देखते थे। कियारा दूसरों से अलग थी। वो सच्चे मन से दोस्ती करती थी, उसमें कोई फायदा नहीं देखती थी। वो सिर्फ इसलिए दोस्ती करती थी क्योंकि उसे आप पसंद थे। रुद्र ने जितने लोगों को देखा उनमें वो सबसे साफ दिल वाली थी। इस बार जब रुद्र गरुड़ हॉल वापस आया तो पुराने जानने वाले या तो डर से उससे बचते थे या ताने मारकर उसे नीचा दिखाते थे। सिर्फ कियारा ने रुद्र को नापसंद नहीं किया। उसने रुद्र की मदद के लिए सिल्वर लेवल मिशन भी बांटा, भले ही बाकी लोग खिलाफ थे। उसने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके रुद्र को सुझाया भी। कियारा ने जो कुछ किया वो रुद्र ने देखा और उसे याद रखा, क्योंकि ये लड़की बस उसकी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। अगर इस वजह से कियारा को कुछ हो गया, रुद्र की आंखों में ठंडी चमक आई। चाहे वो कोई भी हो, उसे मरना होगा।